हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एसएससी स्टेनो 2024 के जो एग्जाम्स हुए थे उसका 10 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स और ये सेट 1 है। तो सबसे पहले इस चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को एसएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, जीडी सभी का प्रीवियस ईयर का जीके जीएस का क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स उसका वीडियो मिलता रहेगा। और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास जाता रहेगा। और इसके पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक को जरूर ज्वाइन करें। और कंप्लीट वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो ऐसे स्टेनो के एग्जाम्स में टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो वीडियो को आप लास्ट तक पेशेंस के साथ देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक मिसेज फनी बोन्स। निम्नलिखित में से कौन मिसेज फनी बोन्स पुस्तक के लेखक हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ट्विंकल खन्ना। तो ट्विंकल खन्ना ने और भी बुक्स लिखे हैं जिसमें है मिसेज फनी बोन्स 2015 में, द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद 2016 में, पैजामा आर फॉरगिविंग 2018 में और वेलकम टू पैराडाइज 2023 में इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपेंस टू द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स एज टेम्परेचर राइजेज। तापमान बढ़ने पर कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, द पार्टिकल्स मूव फास्टर। तो जैसे ही हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स का मोशन है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज करेगा? क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हीट एनर्जी है जो किस में कन्वर्ट हो जाता है, काइनेटिक एनर्जी में। और जब भी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा यानी कि जो भी पार्टिकल्स है उसका मोशन इंक्रीज कर जाएगा। इसीलिए क्या होता है, जब भी टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स है जो फास्टर मूव करना शुरू कर देता है और मोर विगोरसली मूव करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट सेज हैड इनिशिएटेड द इंडो ग्रीक किंग मिनांडर इनटू बुद्धिज्म। निम्नलिखित में से किस बौद्ध ऋषि ने इंडो ग्रीक राजा मिनांडर को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी थी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, नागसेना। तो बुद्धिस्ट ऋषि थे नागसेना। इन्होंने इंडो ग्रीक किंग मिनांडर को, जिन्हें मिलिंदा भी बोला जाता है, उन्हें बुद्धिज्म में कन्वर्ट कर दिया। और इनके जो डायलॉग्स हुए, इनके बीच में जो बातें हुई, उन्हें उसके बारे में लिखा गया है। बुद्धिस्ट टेक्स्ट है मिलिंद उसमें। तो नागसेना कौन थे? ये एक सारावस्तिवदन बुद्धिस्ट ऋषि थे। ये 150 बीसी के आसपास में जीवित थे और ये फेमस है किस लिए? इन्होंने मिनांडर को बुद्धिज्म में कन्वर्ट किया और उनके साथ जो बातें हुई उनके लिए फेमस है। और मिनांडर कौन थे, जिन्हें मिलिंदा भी बोला जाता है? ये एक इंडो ग्रीक किंग थे नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के, और इन्होंने बुद्धिज्म को अपनाया। और ये फेमस है किसके लिए? ये भी फेमस है नागसेना के साथ जो बातें हुई उसके लिए। और मिलिंद पनाह क्या है? मिलिंद पनाह एक पाली टेक्स्ट है जिसका मतलब होता है क्वेश्चंस ऑफ मिलिंदा, यानी मिलिंदा ने जो भी क्वेश्चंस किए नागसेना के साथ, उसका जो भी नागसेना ने उसका उत्तर दिया उसके बारे में लिखा गया है। किसमें? ये जो बुक है जो बुद्धिज्म टेक्स्ट है मिलिंद पनाह, उसमें लिखा गया है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द एस्टिमेटेड ग्रोथ टारगेट ऑफ द सेकेंड 5-year प्लान इन इंडिया। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना का अनुमानित विकास लक्ष्य क्या था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, 4.5%। तो जो 5-year प्लान्स है उसे फॉर्मुलेट और इम्प्लीमेंट और रेगुलेट कौन करता है? प्लानिंग कमीशन करता है, जो कि गवर्नमेंट बॉडी है। और प्लानिंग कमीशन को 2015 में नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया। तो अब हम लोग इम्पोर्टेंट 5-year प्लान्स जिसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टारगेट ग्रोथ रेट और किस मॉडल पे बेस्ड है, तो हम लोग इसे देखेंगे। तो फर्स्ट 5-year प्लान कब से कब रहा? 1951 से लेकर 1951 से कब रहा 5 years के लिए? तो 1956 तक। तो इसमें ये किस पे बेस्ड था? ये एग्रेरियन सेक्टर पे बेस्ड था, मतलब इसमें फोकस किया गया था एग्रीकल्चर पे। और इसका एग्जांपल देखने के लिए मिलता है कि इसमें वाकड़ा नागल डैम जो था उस पे बहुत सारे खर्चे किए गए थे। और ये बेस्ड है हेरोड डोमर मॉडल पे। और 1956 के इंड में यहाँ पे 5 IIT को इस्टेब्लिश किया गया। और इसमें टारगेट ग्रोथ रेट कितना था? 2.1%। और इसमें अचीव किया गया कितना?
3.6%, यानी कि इसमें ग्रोथ रेट ज़्यादा अचीव किया गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान है, ये कब से कब तक रहा, 1956 से लेकर 5 ईयर्स के लिए तो 61 तक। और इसमें किस चीज़ पे फोकस किया गया, इसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर पे फोकस किया गया। और इसके ये सेकेंड 5 ईयर प्लान्स के टाइम में लीडर कौन थे, पीसी महालनोबिस थे। और इसमें टारगेट ग्रोथ रेट था 4.5% और इसमें अचीव किया गया 4.27%। तो इसमें थोड़ा ही कम अचीव किया गया है। नेक्स्ट 5 ईयर प्लान है थर्ड 5 ईयर प्लान, ये कब से कब तक रहा, 1961 से लेकर 1966 तक। और ये किस पे बेस्ड था, इसमें एग्रीकल्चर के साथ साथ इसमें एग्रीकल्चर में ही वीट पे ज़्यादा फोकस किया गया, उसके प्रोडक्शन के इम्प्रूवमेंट पे ज़्यादा फोकस किया गया। इसका टारगेट ग्रोथ रेट था 5.6%, लेकिन इसमें अचीव कितना किया गया, 2.4%। और ये फेल क्यों हुआ, क्योंकि इसके बाद आया था इसके बाद यहाँ पे हुआ था साइनो इंडियन वॉर और इंडो पाक वॉर हुआ था। इसके कारण ये थर्ड 5 ईयर प्लान फेल हुआ था। और इसलिए इसके बाद आया था प्लान हॉलीडे, जो कि था 1966 से लेकर 1969 तक चला था। उसके बाद आया फोर्थ 5 ईयर प्लान, जो कि 1969 से 74 तक रहा, क्योंकि 1966 से लेकर 69 तक तो प्लान हॉलीडे था, इसीलिए 69 से स्टार्ट हुआ फोर्थ 5 ईयर प्लान और 1974 तक चला। इसमें यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, इंदिरा गांधी। और ये बेस्ड था गिडगिल फार्मूला पे, और इसमें फोकस किया गया सेल्फ रिलायंस होने पे। इसमें 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, और यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन भी इसी के टाइम पे आया था। इसका टारगेट ग्रोथ रेट था 5.6%, लेकिन अचीव किया गया 3.3%। अब हम लोग जो जितने भी 5 ईयर प्लान्स हैं उसमें इम्पॉर्टेंट जो भी उसके ऑब्जेक्टिव थे उसे देखेंगे। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 56 तक था। इसका था ऑब्जेक्टिव ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 61, इसमें था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 तक, इसमें फोकस किया गया था सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड और सेल्फ सफिशिएंसी इन इकोनॉमी। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से 74, इसमें था सेल्फ रिलायंस एंड सस्टेन ग्रोथ। फिफ्थ 5 ईयर प्लान 1974 से 79, इसमें था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी। सिक्स्थ 5 ईयर प्लान 1980 से 85, इसमें फोकस किया गया था इम्प्रूवमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सेवेंथ 5 ईयर प्लान 1985 से 90, इसमें फोकस किया गया था मॉडर्नाइजेशन एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। एट्थ 5 ईयर प्लान 1992 से 97, इसमें फोकस किया गया था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। नाइन्थ 5 ईयर प्लान 1997 से 2002, इसमें फोकस किया गया था रूरल डेवलपमेंट एंड डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग पे। 10th 5 ईयर प्लान 2002 से 2007, इसका ऑब्जेक्टिव था इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। 11th 5 ईयर प्लान 2007 से 2012, इसका ऑब्जेक्टिव था ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। और लास्ट 5 ईयर प्लान था 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 17, इसका ऑब्जेक्टिव था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, द टीम ऑफ विच स्टेट हैज वोन द विमेंस अंडर 18 हॉकी इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022। किस राज्य की टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में महिला अंडर 18 हॉकी जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हरियाणा। तो खेलो इंडिया के जितने भी टाइप्स के होते हैं गेम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, नेशनल गेम्स, जितने भी टाइप्स के नेशनल गेम्स होते हैं इंडिया में, सभी का मैंने एक वीडियो अलग से बनाया है, जिसमें मैंने फर्स्ट एडिशन से लेकर लास्ट एडिशन जो लेटेस्ट वाले हुए हैं उसके बारे में सारे फैक्ट्स को इंक्लूड किया है उस वीडियो में। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि खेलो इंडिया गेम्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, बाण भट्टा वाज अ कोर्ट पोएट ऑफ हर्षवर्धन हु रोट अ बुक कॉल्ड। बाण भट्टा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नेम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हर्षचरिता। तो अब हम लोग इम्पॉर्टेंट बुक्स को देखेंगे एंशिएंट इंडिया के।
और उसके ऑथर को देखेंगे। तो फर्स्ट है मुद्रे राक्षस, इसको लिखा है विशाख दत्त ने। राजतरंगिणी, कलहन, कथा सरिता सागर, शैवीति, सोमादेव, कामसूत्रा, वात्सन्या, प्रश्नोत्तर मल्लिका, अमोघ वर्षा, स्वप्न वसतम, वासा, बुधचरिता, अश्वे घोष, नाट्यशास्त्र, भारत मुनि, अभिज्ञान शकुंतलम, कालिदास, विक्रमोर्वशी, कालिदास, रघुवंशम, कालिदास, अमरकोशा, अमर सिम्हा, पंच सिद्धांतिका, ब्रह्महीरा, बृहत संहिता, ब्रह्महीरा, सूर्य सिद्धांता, आर्यभट्टा, आर्यभट्टा भी बुक लिखा आर्यभट्टा ने। पंचतंत्र, विष्णु शर्मा, नीतिसारा, कमंडका, ऐहोल प्रशस्ति, रवि कीर्ति, इंडिका, मेगास्थनीज, अर्थशास्त्र, कौटिल्या, चरक संहिता, चरका, लीलावती, भास्करा टू, हर्षचरिता, बाणभट्ट, कादम्बरी, बाणभट्ट, नागनंदा, बाणभट्ट, रत्नावली, बाणभट्ट, गाथा सप्तशती, हाला, अष्टाध्यायी, पाणिनि, महाभाष्य, पतंजलि, मृच्छकटिका, शूद्रक, गीता गोविंदा, जयदेव, नवरत्ना, वीरसेना। तो ये थे सारे बुक्स एंशिएंट इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द सेल ऑर्गेनल्स इंक्लूड्स आरएनए? कोशिका के किस अंग में आरएनए शामिल होता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, राइबोसोम्स। तो आरएनए जो है वो पार्टिकुलरली राइबोसोमल आरएनए जो है वो कहाँ पे होता है? राइबोसोम्स में पाया जाता है। और ये राइबोसोम जो होता है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है, यानी कि इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। और मेम्ब्रेन यानी कि जैसे कि ये सेल ऑर्गेनल है तो इसके आगे जो बाउंड्री है वो नहीं होगा उसमें। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। जो राइबोसोम है वो प्रोटीन को बनाता है। अब हम जितने भी ऑर्गेनल्स है सेल के अंदर उसके फंक्शंस को देखेंगे और वो कौन से किस टाइप के सेल में पाए जाते हैं उसे भी देखेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 2 तरह के सेल होते हैं, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो यूकैरियोटिक कैसा होता है? सपोज ये यूकैरियोटिक है तो इसमें क्या होगा, ये सेल है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होगा, यानी न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रेजेंट होते हैं सब्सटेंस वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होते हैं। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें क्या होता है, ये सेल है तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस का जो सब्सटेंस होगा वो मेम्ब्रेन से सेपरेट नहीं होगा, ये साइटोप्लाज्म में ही मिक्स होते हैं, यानी कि सेपरेट नहीं होगा न्यूक्लियस इसका। तो ये डिफरेंस होता है यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं लेकिन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो देख लेते हैं ऑर्गेनल्स को। तो सबसे पहले न्यूक्लियस यूकैरियोटिक में होता है और इसका फंक्शन होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना। न्यूक्लियोलस यूकैरियोटिक में इसका फंक्शन होता है राइबोसोम्स को बनाना। साइटोप्लाज्म ये सभी तरह के सेल्स में होते हैं। इसमें क्या होता है, जो सेल का जो कंटेंट्स होता है वो साइटोप्लाज्म में ही सारा कुछ पाया जाता है। इसके बाद साइटोस्केलेटन यूकैरियोटिक में इसका फंक्शन है स्ट्रक्चर, सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। राइबोसोम सभी तरह के सेल्स में इसका फंक्शन है प्रोटीन को बनाना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये यूकैरियोटिक में होता है, इसका भी फंक्शन होता है प्रोटीन को सिंथेसिस करना। और किसके लिए? इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के लिए। अब इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या होता है, इसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स का नेटवर्क होता है जो कि एक साथ मिलकर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यूकैरियोटिक में होता है। इसका फंक्शन होता है सेल को डिटॉक्सिफाई करना और लिपिड को बनाना। गोल्गी अपरेटस यूकैरियोटिक में इसका फंक्शन है सॉर्ट्स एंड शिप्स प्रोटीन, यानी कि गोल्गी अपरेटस का काम होता है कि राइबोसोम जो प्रोटीन को सिंथेसिस किया बनाया उसको ट्रांसपोर्ट करना अलग अलग ऑर्गेनल्स के पास, अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स के पास गोल्गी अपरेटस है जो प्रोटीन को पहुंचाता है। माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक में इसका फंक्शन होता है एनर्जी को बनाना। लाइसोसोम यूकैरियोटिक में होता है और ये किस में होता है? सिर्फ एनिमल सेल में होता है, यानी प्लांट सेल में ये नहीं होंगे।
तो इसका काम होता है अनवांटेड मटेरियल को, वेस्ट को रिमूव करना। प्रोक्सीजोम यूकैरियोटिक में इसका फंक्शन होता है बायोकेमिकल पाथवेज को रेगुलेट करना। किस फंक्शन के द्वारा? ऑक्सीडेशन के द्वारा। तो इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन आया था कि फैटी एसिड का ब्रेकडाउन, जो लॉन्ग चेन फैटी एसिड का ब्रेकडाउन होता है वो कहाँ पे होता है? तो उसका राइट आंसर था प्रोक्सीजोम। तो यही ऑर्गेनल्स है प्रोक्सीजोम। नेक्स्ट है वैक्यूल्स यूकैरियोटिक में इसका फंक्शन होता है स्टोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। वेसिकल्स यूकैरियोटिक में इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स अराउंड द सेल्स। सेल मेम्ब्रेन सभी तरह के सेल्स में पाए जाते हैं, इसका फंक्शन होता है बैरियर प्रोवाइड करना, यानी कि सेल मेम्ब्रेन होता है जो एक तरह का बैरियर प्रोवाइड करता है और ये अलाउ करता है कि कौन सा सब्सटेंस है जो सेल के अंदर इंटर करेगा, कौन सा नहीं करेगा। इस तरह से ये करता है, डिसाइड करता है। नेक्स्ट है सेल वॉल, ये प्लांट्स में पाए जाते हैं, फंजाई और प्रोकैरियोट्स में। इसका फंक्शन होता है रिजिड बैरियर प्रोवाइड करना और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, क्योंकि सेल वॉल जो होता है सेल मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर में सेल वॉल होता है और सेल वॉल एक तरह से हार्ड सब्सटेंस होता है और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है प्लांट्स को। नेक्स्ट है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, ये सिर्फ प्लांट में पाए जाते हैं, इसका फंक्शन होता है वाटर को स्टोर करना और टर्जर प्रेशर को रेगुलेट करना। टर्जर प्रेशर का मतलब होता है कि सपोज इस तरह से, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ, ये है सेल है, तो इसमें अपर डायरेक्शन में जो फोर्स एग्जर्ट किए जाते हैं वो होता है टर्जर प्रेशर, यानी कि अपर डायरेक्शन में अंदर से बाहर की तरफ जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है वो से बोलते हैं टर्जर प्रेशर। तो टर्जर प्रेशर को रेगुलेट करने का और वाटर को स्टोर करने का काम होता है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का। और लास्ट है क्लोरोप्लास्ट, ये प्लांट में पाया जाता है, इसका फंक्शन होता है फूड को बनाना, किसके प्रेजेंस में? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के टाइम पे फूड को बनाना, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और वाटर के प्रेजेंस में। और सनलाइट और वाटर के साथ साथ क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए फोटोसिंथेसिस करने के लिए, यानी फूड को प्रिपेयर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। With which of the following relief sculptures were the walls of the great stupa of Amravati in the lower Godavari region adorned? निम्नलिखित में से किस उद्यावती या उच्चावच मूर्तियों के साथ निचले गोदावरी क्षेत्र में अमरावती के महान स्तूप की दीवारें सुशोभित थी? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 बैस रिलीफ। तो अमरावती स्तूप जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है? आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। ये अमरावती के विलेज में, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जो आंध्र प्रदेश का है उसके वहाँ पे अमरावती विलेज में सिचुएटेड है ये। और जो अमरावती का स्तूप का जो दीवार जो है वो वैस रिलीफ से एडोन्ड है, सजाया हुआ है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि वैस रिलीफ का मतलब क्या होता है, इसके बारे में डिटेल देखेंगे। तो अमरावती स्तूपा जो है वो कब बनाया गया है? ये 3rd सेंचुरी BC और 250 CE के बीच में बनाया गया है। ये कैसा है? र्यून्ड है, यानी कि ये डिस्ट्रॉय किया हुआ बुद्धिस्ट स्तूपा है। ये एंशियंट सिटी अमरावती क्या था? ये कैपिटल था सतवाहना डायनेस्टी का 3rd सेंचुरी BC में। और अमरावती स्तूपा को क्या माना जाता है? ये महायान बुद्धिज्म का बर्थ प्लेस माना जाता है। अब जो रिलीफ है, रिलीफ का मतलब क्या होता है? आर्ट एंड स्कल्पचर के कॉन्टेक्स्ट में रिलीफ का मतलब होता है कि सपोज ये दीवार है, इसमें जो कलाकृतियाँ बनाई जाती है, मूर्तियाँ बनाई जाती है, किस तरह से? कुछ उठा हुआ टाइप का मूर्तियाँ यहाँ पे बनाए जाते हैं दीवार पे, उसे कहते हैं रिलीफ, या फिर हिंदी में बोलते हैं उच्चावच। तो कितने खुदाई करके या फिर कितने प्रोजेक्शन पे, मतलब कितने ऊपर उठाकर मूर्तियों को बनाया जाता है, उसके बेसिस पे यहाँ पे 3 तरह के रिलीफ को डिवाइड किया गया है। यानी कि किस बेसिस पे? डिस्टिंग्विश्ड बाय डिग्री ऑफ प्रोजेक्शन फ्रॉम द बैकग्राउंड, मतलब बैकग्राउंड से कितने उठे हुए हैं उस बेसिस पे 3 तरह के रिलीफ को डिवाइड किया गया है। तो पहला है लो रिलीफ, जिसे बैस रिलीफ भी बोलते हैं। दूसरा है हाई रिलीफ
और तीसरा है संकेन रिलीफ, जिसे इंटेंगेलियो भी बोला जाता है। तो सबसे पहला है लो रिलीफ, जिसे बैस रिलीफ भी बोलते हैं। ये कैसा होता है? ये स्लाइटली उठा हुआ होता है, यानी इसमें देख रहे होंगे इस फिगर में कि यहाँ पे जो मूर्तियाँ यहाँ पे बनाया गया है वो बिल्कुल हल्के ही उठे हुए हैं, तो ये होता है बैस रिलीफ। और जो हाई रिलीफ होता है, इसमें जो बैकग्राउंड से जो स्कल्पचर्स बने होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली उठे हुए होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा ये अपर डायरेक्शन में प्रोजेक्टेड होते हैं। ये ऐसा दिखते हैं कि जैसे बिल्कुल मूर्ति ही बना दिया गया है, तो इसे बोलते हैं हाई रिलीफ। तो देख सकते हैं कि बैस रिलीफ में बिल्कुल थोड़ा उठा हुआ होता है और हाई रिलीफ में ज़्यादा उठा हुआ होता है। और जो संकेन रिलीफ होता है, जिसे इंटेंगेलियो बोलते हैं, इसमें उठा हुआ नहीं होता, इसमें डेप्थ करके बनाया जाता है, यानी देख सकते हैं इसमें कि इसमें गड्ढा करके बनाया हुआ है इस मूर्ति को। तो संकेन रिलीफ में इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। द नेहरू ट्रॉफी बोट रेस इज हेल्ड इन डैश। नेहरू ट्रॉफी बोट रेस डैश में आयोजित की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 केरला में। तो जो नेहरू ट्रॉफी बोट रेस है वो केरला का एक फेमस बोट रेस है। ये कब किया जाता है? ये एनुअली किया जाता है अगस्त के सेकेंड सैटरडे को। और ये कहाँ पे किया जाता है? पुनमडा लेक में, जो कि कहाँ पे है? अलापुझा में है। और इसमें कैसा बोट यूज होता है? स्नेक बोट्स यूज होता है, जिसे चुंडन बलम भी बोलते हैं। ये किस लिए सेलिब्रेट किया जाता है? तो यहाँ पे इस प्लेस पे पंडित जवाहरलाल नेहरू इन्होंने विजिट किया था 1952 ईस्वी में। उन्हीं के आने की खुशी में हर साल ये यहाँ पे बोट रेस को परफॉर्म किया जाता है। अब जो केरला है वहाँ पे नेहरू बोट रेस के अलावा एक और बोट रेस होता है जिसका नाम है प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी बोट रेस। ये कहाँ पे किया जाता है? कोल्लम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। तंजौर बाला सरस्वती वाज अ डांसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स। तंजौर बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के नर्तक थे? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 भरतनाट्यम। तो जो तंजौर बाला सरस्वती थी ये 1918 से 1984 तक रही। ये एक लीजेंडरी भरतनाट्यम डांसर थी। इन्होंने बहुत सारे अवार्ड भी जीते, जैसे कि संगीत नाटक अकेडमी 1955 में, पद्म भूषण 1957 में और पद्म विभूषण 1977 में। और ये फर्स्ट फीमेल डांसर बनी जिन्होंने सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीता, यानी कि पद्म विभूषण को जीतने वाली फर्स्ट फीमेल डांसर थी। अब जो इंडिया के जितने भी क्लासिकल डांस हैं उनके इम्पोर्टेंट डांसर्स हैं उन्हें देखेंगे। तो भरतनाट्यम डांसर में कौन कौन है? रुक्मिणी देवी अरुंदले, पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, मल्लिका साराभाई, तंजौर बाला सरस्वती, अनीता रत्नम, ग्रीष्मा राजन, माला प्रसन्ना, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, मृणालिनी साराभाई, परिजात नायक और बीना चिकनहाली सेसादरी। तो यहाँ पे मैं जो भी डांसर को मैंने इंक्लूड किया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन लोगों को कुछ ना कुछ अवार्ड मिल चुका है। नेक्स्ट है कथक। इसमें है बिरजू महाराज, नाहिद सिद्दीकी, लच्छू महाराज, गोपी कृष्णा, शाश्वती सेन, मंजारी चतुर्वेदी, शोभना नारायण, सितारा देवी, बिंदादीन महाराज, कलिका प्रसाद और विद्या देवी अडकर। नेक्स्ट है कथकली। तो यहाँ पे जो डांस है उसके स्टेट्स को मैं बता देती हूँ। भरतनाट्यम किया जाता है कहाँ पे? तमिलनाडु में। और कथक किया जाता है नॉर्थ में और मेनली यूपी में किया जाता है। और कथकली कहाँ का है? ये केरला का है। इसके डांसर हैं कलामंडलम कृष्णन नायर, शांताराव, मृणालिनी साराभाई, नारायण मेनन, आनंद शिवारामन, कृष्णकुट्टी, शांताराव। कुचिपुड़ी होता है कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। इसके हैं मल्लिका साराभाई, राधा रेड्डी, पद्मनाजा रेड्डी, शोभा नायडू, यामिनी कृष्णमूर्ति, माधवी मडुगलू। नेक्स्ट है मणिपुरी। मणिपुर में किया जाता है। इसके हैं गुरु बिपिन सिंह, दर्शना झावेरी, झावेरी सिस्टर,
देवजनी चालिहा, आमला शंकर। नेक्स्ट मोहिनीअट्टम, ये भी केरला में किया जाता है। इसके हैं कलामंडलम कलियन्नी कुट्टी अम्मा, शोभना सुंदर नायर, कलामंडलम राधिका थानकमानी, कलामंडलम हिमावती रागनी देवी। उड़ीसी, ये उड़ीसा में किया जाता है। इसके सुजाता मोहपात्रा, माधवी मुडगल, केलुचरण मोहपात्रा, सुरेंद्र नाथ जेना, शोभा सहाजनन, मीनाती मिश्रा। और नेक्स्ट है सतरिया, ये कहाँ पे किया जाता है? ये असम में किया जाता है। इसके हैं जतिन गोस्वामी, इंदिरा पीपी बोरा, घनकंटा बोरा, सरोडी सैकिया, पुष्पा भुआन, परमानंद भाख्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कम अंडर द एरिया ऑफ लो रेनफॉल? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कम वर्षा वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 गुजरात। तो लो रेनफॉल वाले स्टेट्स कौन कौन से इंडिया में? ये हैं जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ये है राजस्थान, गुजरात और कश्मीर के नॉर्दर्न पार्ट। और स्टेट्स जहाँ पे ज़्यादा रेनफॉल होते हैं, हाई रेनफॉल होते हैं, उसमें है मेघालय। और मेघालय का मेनली कौन कौन से सिटी में होता है ज़्यादा बारिश? मानसिनराम और चेरापूंजी में। उसके बाद असम, अरुणाचल प्रदेश और वेस्टर्न घाट्स का हिली रीजन जो कि केरला और कर्नाटका का है, वहाँ पे हाई रेनफॉल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। बड़े गुलाम अली खान अ हिंदुस्तानी क्लासिकल वोकलिस्ट बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग घरानास? बड़े गुलाम अली खान एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं, निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4 पटियाला घराना से। तो घराना क्या होता है? बेसिकली घराना जो वर्ड है वो हिंदी वर्ड घर से आया है। इसका मतलब होता है हाउस। और ये एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ से म्यूजिकल आइडियोलॉजी ओरिजिनेट होते हैं। और जो घराना होते हैं वो कुछ होते हैं जो सिंगिंग ख्याल्स के लिए बने होते हैं। और ख्याल्स क्या होता है? एक तरह का सिंगिंग का वैरायटी है, उसके लिए होते हैं। और कुछ होते हैं जो कथक के लिए होते हैं। तो सिंगिंग ख्याल्स के लिए कौन कौन सा है? ग्वालियर, दिल्ली, आगरा, इंदौर, कश्मीरी, अतरौली जयपुर, किराना और पटियाला। और कथक के लिए कौन कौन सा है? लखनऊ, अतरौली जयपुर, बनारस और रायगढ़। तो अब हम लोग जो घरानास हैं उसके जो फाउंडिंग आर्टिस्ट हैं, यानी कि उससे कौन कौन से सिंगर या फिर डांसर बिलोंग करते हैं, उन्हें देखेंगे। तो कव्वाल बच्चों का घराना, इससे बिलोंग करते हैं अबुल हसन यामिन उद्दीन खुसरो और उनके 12 स्टूडेंट्स, ये बिलोंग करते हैं। दिल्ली घराना, इसे बिलोंग करते हैं हजरत अमीर खुसरो और मियान समिति। ग्वालियर घराना, इसमें है नाथन पीर बख्श, हासू खान, हड्डू खान और नाथू खान। आगरा घराना, इसमें है घग्गे खुदा बख्श। किराना घराना, इसमें है अब्दुल करीम खान, अब्दुल वाहिद खान। नेक्स्ट है भेंडी बाजार घराना, इसमें है छज्जू खान, नजीर खान, खदीम हुसैन खान। जयपुर अतरौली घराना, इसमें है अलादिया खान। पटियाला घराना, इसमें बड़े फतेह अली खान, बड़े गुलाम अली खान और अली बख्श खान। नेक्स्ट है रामपुर ससवन घराना, इसमें है इनायत हुसैन खान। इंदौर घराना, इसमें अमीर खान। मेवाती घराना, घग्गे नजीर खान। शाम चौरसिया घराना, इसमें है मियान चांद खान और मियान सूरज खान। और लास्ट है कुंवर श्याम घराना, इसमें है गोस्वामी लालजी महाराज, जिन्हें कुंवर स्वामी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ऑरिजिनेट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स? उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन में। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो होते हैं वे हैरिकेन और टाइफून के नाम से भी जाना जाता है। ये ट्रॉपिकल ओशंस में डेवलप होता है। और जनरली कहाँ पे डेवलप होता है? इक्वेटर से 5 और 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ, ये दोनों डायरेक्शन में 5 से 30 डिग्री के बीच में
ये फॉर्म होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन। और जो टेम्परेट साइक्लोन है ये कहाँ पे ओरिजिनेट होता है, ये कोल्डर ओशंस में ओरिजिनेट होता है और टेम्परेट जोन में ये ओरिजिनेट होगा। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्रॉपिकल वाले ट्रॉपिकल जोन में ओरिजिनेट होंगे और टेम्परेट वाले टेम्परेट जोन में ओरिजिनेट होंगे। तो हम लोग को बेसिकली पता होना चाहिए कि कौन सा पार्ट ट्रॉपिकल में आता है, कौन सा टेम्परेट में, ये सभी फैक्ट्स पता होंगे, तभी हम लोग इसे क्लियरली समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम पहले से ही बना के रखा है, क्योंकि यहाँ पे मैं अभी जस्ट बनाती तो टाइम बहुत सारा वेस्ट होता। तो इक्वेटर के पास ये जो रेड कलर का लाइन है वो क्या है, इक्वेटर है, 0 डिग्री है। और इक्वेटर से जो नॉर्थ डायरेक्शन में है वो होता है, वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, जो कि ब्लैक लाइन से मैंने यहाँ पे बनाया है। और नीचे भी साउथ में ब्लैक लाइन से बनाया हुआ है, जो कि दिखा रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को। तो इक्वेटर से नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर और साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसके बीच का जो जोन होता है वो कैसा जोन होता है, ट्रॉपिकल जोन होता है। यानी कि जो ब्लैक कलर से मैंने यहाँ पे लिखा है वो एरिया दिखा रहा है यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन, और साउथ में भी इस एरिया को बोलेंगे ट्रॉपिकल जोन। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नॉर्थ में ऊपर जाएंगे तो आर्कटिक सर्कल आएगा, तो उसके बीच का जो एरिया आता है वो कहलाता है टेम्परेट जोन, ये होता है टेम्परेट जोन। और वैसे ही साउथ में अगर आएंगे तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है उससे अंटार्कटिक सर्कल के बीच का जो ये एरिया आएगा वो कहलाएगा टेम्परेट जोन। तो ये 3 जोन हो गए। कौन कौन सा, इक्वेटर जो रेड लाइन है, जो रेड लाइन है वो क्या दिखा रहा है, इक्वेटर को, ब्लैक लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न को दिखा रहा है। तो इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का एरिया ट्रॉपिकल जोन कहलाता है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल नॉर्थ में, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से साउथ में जाएंगे अंटार्कटिक सर्कल का बीच का एरिया टेम्परेट जोन कहलाता है। अब सब ट्रॉपिकल कौन सा होता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये, तो इसका कुछ ऊपर का पार्ट और कुछ नीचे का पार्ट ये कहलाता है सब ट्रॉपिकल जोन, ये कहलाएगा सब ट्रॉपिकल जोन। तो यहाँ पे हम लोगों को किसके बारे में फाइंड करना है, ट्रॉपिकल साइक्लोन को देखना है कि यह कहाँ पे फॉर्म हो सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कि ये कहाँ पे जनरली फॉर्म होता है, 5 से 30 डिग्री के बीच में। तो ये इक्वेटर है 0 डिग्री पे, तो 0 डिग्री से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे 5 डिग्री है, और 5 डिग्री से 30 डिग्री कौन सा एरिया आएगा, ये वाला एरिया आएगा, ट्रॉपिकल जोन का ये वाला एरिया आएगा जहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्म होता है। तो इस एरिया में कौन कौन सा पार्ट आ रहा है, ये पार्ट आएगा अरेबियन बे ऑफ बंगाल का, इस साइड आएगा अरेबियन सी का। यहाँ पे देख सकते हैं कि इंडिया है, इंडिया के ईस्ट में क्या है, बे ऑफ बंगाल है, और वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी है, और नीचे में कुछ पार्ट आएगा किसका, इंडियन ओशन का। तो आप लोग देख सकते हैं कि 5 से 30 डिग्री के बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट कौन कौन सा ओशन आता है, अरेबियन ओशन, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन। इसीलिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है वो ये तीनों ओशंस में फॉर्म होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि वैसे तो ये ओशन है, ये जो साइक्लोन है, ये यहाँ पे पैसिफिक ओशन में भी फॉर्म हो रहा है और अटलांटिक ओशन में कुछ फॉर्म हो रहा है, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट अगर प्रॉपर पूछा जाए तो ये यहाँ पे फॉर्म होता है, ट्रॉपिकल जोन है वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कौन से होते हैं, ये एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस और बॉडीज होते हैं जिसका पावर्स, ड्यूटीज और स्ट्रक्चर कहाँ पे मेंशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है। इसके अंदर में कौन कौन से बॉडी आते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका आर्टिकल है 324 है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315 से 323, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन 315 से 323, फाइनेंस कमीशन 280, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल 279A,
नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट 338, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 338A, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 338B, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया 76, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट 165। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हैं। और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज क्या होते, कौन से होते हैं? जिसके बारे में इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं किया गया है। ये या तो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है या फिर एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाया जाता है। अब लेजिस्लेशन का मतलब होता है कि जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया जाएगा, और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है कि जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑर्डर के द्वारा बनाया जाएगा। ये दोनों अंतर होते हैं। तो ये दोनों डिफरेंस के कारण नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज है उसे भी दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो जो लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया जाता है, यानी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया जाता है, उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। और जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा बनाया जाता है, यानी कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे बनाया जाता है, उसे कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी। तो स्टैट्यूटरी बॉडी में कौन कौन से आते हैं? इसमें है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया, जिसे इस्टेब्लिश किया गया है 1993 में, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, नेशनल कमीशन फॉर वीमेन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल पॉल्यूशन ऑफ कंट्रोल बोर्ड। और नॉन स्टैट्यूटरी में कौन कौन से आते हैं? नीति आयोग, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। रबर इज नॉट ए मेजर कल्टिवेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। रबर भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी प्रमुख खेती नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, पंजाब में इसकी खेती नहीं होती है। तो रबर जो है वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ग्रो किया जाता है। इसके लिए क्लाइमेट कैसा होना चाहिए? ह्यूमिड होना चाहिए और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। और रेनफॉल कैसा होना चाहिए? 200 सेंटीमीटर से ऊपर होना चाहिए। तो रबर के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट स्टेट्स है, प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है? ये है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका और मेघालय का गारो हिल्स। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रबर का प्रोडक्शन किया जाता है ये सारे स्टेट्स में। अब हम लोग जो भी सीरियल्स या फिर जो भी स्टेट्स जिस भी क्षेत्र में ऊपर है प्रोडक्शन में हाईएस्ट है उसे देखेंगे। तो सीरियल्स में अनाज में क्या है? व्हीट में सबसे ऊपर कौन है? उत्तर प्रदेश, राइस में वेस्ट बंगाल, ग्राम में मध्य प्रदेश, बार्ली में महाराष्ट्र, बाजरा में महाराष्ट्र। कैश क्रॉप्स यानी कि जो भी क्रॉप्स इनकम के लिए उगाए जाते हैं उसे कहते हैं कैश क्रॉप्स। तो उसमें शुगर केन, इसमें सबसे ऊपर हाईएस्ट प्रोडक्शन में है उत्तर प्रदेश। ऑयल सीड्स, जिससे ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है, इसमें कोकोनट, इसमें सबसे ऊपर है केरला, ग्राउंडनट आंध्र प्रदेश, मस्टर्ड में है राजस्थान। अब देख लेते हैं फाइबर क्रॉप्स, जिससे कि फाइबर्स का प्रोडक्शन किया जाता है। तो इसमें कॉटन में है महाराष्ट्र, जूट में है वेस्ट बंगाल, सिल्क में है कर्नाटका। अब और भी प्लांटेशन का देखेंगे, जिसमें है कॉफ़ी, इसमें सबसे ऊपर है कर्नाटका, रबर में केरला, टी में असम, टोबैको में गुजरात, कैसियो नट्स काजू में है केरला और टर्मरिक में है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिशियंस हैड रिटन द ऑटोबायोग्राफी माई कंट्री माई लाइफ। निम्नलिखित राजनेताओं में से किसने आत्मकथा माई कंट्री माई लाइफ लिखी थी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, LK अडवाणी। हम लोग जो भी इम्पोर्टेंट इंडियंस हैं उनके ऑटोबायोग्राफीज को देखेंगे। तो इसमें है सबसे पहले भगत सिंह, इनका है भाई आई एम एथिस्ट। उसके बाद है BR अम्बेडकर, इनका है वेटिंग फॉर ए वीजा। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू, इनका है एन ऑटोबायोग्राफी। मोहनदास करमचंद गांधी, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। राजेंद्र प्रसाद, जो कि फर्स्ट प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, इनका है आत्मकथा। रविशंकर का है माई म्यूजिक माई लाइफ। अन्ना चंडी, जो कि फर्स्ट फीमेल जज रह चुकी हैं, इनका है आत्मकथा। APJ अब्दुल कलाम का है विंग्स ऑफ फायर। खुशवंत सिंह का है ट्रूथ लव एंड लिटिल मलाइस। JB कृपलानी का है माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी। LK अडवाणी का है माई कंट्री माई लाइफ। अभिनव बिंद्रा का है शॉर्ट एट हिस्ट्री। मैरी कॉम का है अनब्रेकेबल। मिल्खा सिंह का है द रेस ऑफ माई लाइफ। कपिल देव का स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट।
उसके बाद युवराज सिंह का है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, सचिन तेंदुलकर का है प्लेइंग इट माई वे, सानिया मिर्जा का है एस अगेंस्ट ऑड्स, सोनू सूद का है आई एम नो मसीहा। Next question is question number 17. In which of the following years was the goods and services tax compensation to states bill passed? निम्नलिखित में से किस वर्ष में वस्तु एवं सेवा कर राज्यों को मुआवजा विधेयक पारित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 2017 में। तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कंपनसेशन टू स्टेट्स बिल 2017 में लाया गया। लोकसभा में कब से इंट्रोड्यूस किया गया? 27 मार्च 2017 को। ये बिल प्रोवाइड्स करता है स्टेट्स को कंपनसेशन, और ये किसके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करता है? जिसमें जब जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया स्टेट्स पे, तो उसमें जो उनके रेवेन्यू में जो लॉसेस आए इसके कारण, उसके लिए कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए ये बिल लाया गया। तो ये मेनली होता क्या है कि जैसे समझ सकते हैं कि कुछ स्टेट्स होते हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज होती है, कंपनियाँ होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो सारी चीज़ों को सेटअप करने में उस स्टेट को बहुत सारे खर्चे आते हैं, लेकिन जीएसटी में क्या होता है सारे टैक्स इंक्लूड हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें मतलब और दूसरे स्टेट के कंपेरिजन में ज़्यादा पेमेंट करने पड़ते हैं टैक्सेस को। तो उसके लिए कंपनसेशन बिल लाया गया है ताकि उन्हें ज़्यादा लॉस नहीं फेस करना पड़े। तो ये जो बिल है वो 5 साल के लिए लाया गया है, जब से जीएसटी को लागू किया तब से, और इसका बेस ये रखा गया 2015-16, और इसमें 5 साल के लिए उस स्टेट का पर एनम जो रेवेन्यू का ग्रोथ माना गया है वो ग्रोथ रेट 14% माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया सपोर्ट द ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया? ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित भारत सरकार नियमों में से किसने अखिल भारतीय संघ फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रस्ताव रखा? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 1935 में। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऑल इंडिया फेडरेशन को लाया गया, जिसमें कि ब्रिटिश इंडिया का जो प्रोविंसेस था और प्रिंसली स्टेट्स था उसको एक साथ कॉम्प्राइज यानी कि एक साथ मिलाने की बात की जा रही थी, लेकिन जो प्रिंसली स्टेट्स है वो ज्वाइन करने से मना कर दिया, इसलिए ये ऑल इंडिया फेडरेशन नहीं हो पाया। अब जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो कौन होते थे? इसमें लोकल रूलर के द्वारा इसे रूल किया जाता था, और ये डायरेक्ट ब्रिटिश रूल के अंदर में नहीं आता था। इसके अंदर में एग्जाम्पल है हैदराबाद, जम्मू कश्मीर और मैसूर। और जो प्रोविंसेस होते थे वो डायरेक्टली एडमिनिस्टर किए जाते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और इसमें डायरेक्ट कंट्रोल होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। और पहले इस पे कंट्रोल था ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन बाद में इस पे कंट्रोल हो गया ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इसका एग्जाम्पल है बंगाल, बॉम्बे, मद्रास सेंट्रल प्रोविंसेस एंड द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट्स हैं उसे भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो इसमें क्या किया गया कि जो 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें प्रोविंसेस में क्या किया गया था? डायरार्की लाया गया था। उसे सबसे पहले यहाँ पे एबोलिश किया गया, ख़त्म किया गया, और यहाँ पे एटोनॉमी लाया गया। और यहाँ पे क्या किया गया? यहाँ पे प्रोविंसेस में हटाकर यहाँ पे सेंटर में डायरार्की को लाया गया। और इसमें 3 लिस्ट को डाला गया, जिसमें फेडरल लिस्ट सेंट्रल लेवल पे, प्रोविंशियल लिस्ट प्रोविंसेस लेवल पे, और कॉन्करेंट लिस्ट बोथ लेवल पे। और इसमें क्या क्या हुए? तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी लाया गया, डायरार्की एट सेंटर लाया गया, बाईकैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया, फेडरल कोर्ट बनाया गया, इंडियन काउंसिल बनाया गया, फ्रेंचाइज लाया गया यानी डायरेक्ट इलेक्शन लाया गया, और रीऑर्गेनाइजेशन को लाया गया इस एक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. द अरावली इज द नेम ऑफ डैश इन इंडिया। यहाँ पे जो ए है वो इस साइड हो जाएगा ए। द अरावली इज द नेम ऑफ इन इंडिया। अरावली भारत में एक डैश का नाम है, तो ये अरावली क्या है? एक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 माउंटेन रेंज है। तो इंडिया में बहुत सारे माउंटेन रेंज हैं, जिसमें है इम्पोर्टेंट हिमालयाज, काराकोरम। तो हिमालयाज कहाँ पे है? ये हिमालयाज है,
यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ। ये हिमालयाज है। उसके बाद है काराकोरम, काराकोरम यहाँ पे है, लोकेटेड होता है काराकोरम। अरावली, अरावली यहाँ पे है। वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स कहाँ पे है? इस साइड वेस्टर्न घाट्स है। ईस्टर्न घाट्स इस साइड है। विंध्या यहाँ पे है। सतपुड़ा नीचे है, उसके नीचे। और लास्ट में पूर्वांचल हिल्स, जो कि नॉर्थ ईस्ट में होगा। पूर्वांचल हिल यहाँ पे होता है नॉर्थ ईस्ट में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज हैं इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट पोर्ट्स? निम्नलिखित में से कौन सैटेलाइट पोर्ट हैं? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, नहावा सेवा एंड हल्दिया। तो सैटेलाइट पोर्ट्स होते क्या हैं? ये इस्टेब्लिश किए जाते हैं और डिजाइन किए जाते हैं प्राइमरी और लार्जर पोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि अगर एक ही पोर्ट पे बहुत सारे काम को किया जाएगा तो वहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाएगा और इससे बहुत सारे काम करने में ऑब्स्टेकल आएंगे। तो इस तरह से सैटेलाइट पोर्ट को बनाया जाता है कंजेशन और कैपेसिटी इशू को कम करने के लिए। तो सैटेलाइट पोर्ट्स में कौन कौन से हैं इंडिया में? हल्दिया पोर्ट जो कि वेस्ट बंगाल में है, ये है कोलकाता का सैटेलाइट पोर्ट। पौंडीचेरी पोर्ट तमिलनाडु में है, ये चेन्नई पोर्ट का है सैटेलाइट पोर्ट। बेतुल पोर्ट ये गोवा में है, ये मोर्मुगांव पोर्ट को सपोर्ट करता है, सैटेलाइट पोर्ट है इसका। उसके बाद है हार्बर पारादीप पोर्ट, ये क्या करता है? आउटर हार्बर पारादीप पोर्ट ये उड़ीसा में है और ये पारादीप पोर्ट का सैटेलाइट पोर्ट है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, नहावा सेवा भी बोलते हैं जिसे, ये महाराष्ट्र में है, ये मुंबई पोर्ट का क्या है? सैटेलाइट पोर्ट। अब हम लोग मेजर पोर्ट को देख लेते हैं इंडिया में। तो तमिलनाडु में है चेन्नई पोर्ट, केरला में है कोची पोर्ट, तमिलनाडु में है इन्नौर पोर्ट, वेस्ट बंगाल का है कोलकाता पोर्ट, गुजरात में है कांडला पोर्ट, कर्नाटक में है मैंगलोर पोर्ट, गोवा में है मोर्मुगांव पोर्ट, महाराष्ट्र में है मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र में है एक और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जिसे नहावा सेवा भी बोलते हैं। उसके बाद है उड़ीसा में पारादीप पोर्ट, तमिलनाडु में है तुतीकोरिन, आंध्र प्रदेश में है विशाखापट्टनम पोर्ट और अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक नहीं है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, सल्फर। तो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर में कौन कौन सा आता है? इसमें सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है और एल्युमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22। द राष्ट्रकूटा किंग हु कंकर्ड द चोलास वाज? राष्ट्रकूटा राजा जिसने चोलों पर विजय प्राप्त की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कृष्णा 3। तो राष्ट्रकूटा किंग कौन थे? कृष्णा 3। इन्होंने चोला के किंग को हराया कौन से बैटल में? बैटल ऑफ टकोलम में। तो बैटल ऑफ टकोलम कब हुआ था? ये हुआ था 948-949 सीई में। ये राष्ट्रकूटा और चोला एम्पायर के बीच में हुआ था। तो राष्ट्रकूटा के साइड से कौन थे? कृष्णा 3। और चोला के साइड से थे राजादित्य जो कि क्राउन प्रिंस थे चोला किंग के, और प्राणटका 1 जो कि इल्लेस्ट सन थे चोला किंग के। इन दोनों के बीच में ये हुआ था बैटल। और इसमें क्या हुआ? कृष्णा 3 है जो जीत गए, विक्टोरियस हुए, और इसमें राजादित्य जो थे क्राउन प्रिंस थे चोला किंग के, वो मारे गए। अब जो मेजर डायनेस्टीज हैं साउथ इंडिया के उसे देखेंगे और उस डायनेस्टी के इम्पोर्टेंट रूलर को भी देखेंगे। तो सबसे पहले सातवाहना डायनेस्टी, इसके फाउंडर हैं सिमुका। इसमें कौन कौन से हैं? सतकर्णी 1 हाला, गौतमीपुत्र सतकर्णी, और गौतमीपुत्र सतकर्णी हैं जो सबसे मोस्ट पावरफुल रूलर्स थे सातवाहना डायनेस्टी के। नेक्स्ट है पल्लव डायनेस्टी, इसके फाउंडर थे सिम्हा विष्णु, और इसमें इंपॉर्टेंट रूलर कौन कौन से हैं? महेंद्र बर्मन 1, नरसिम्हा बर्मन 1 जिसे ममल्ला भी बोलते हैं, और नरसिम्हा बर्मन 2 जिसे राजा सिम्हा बोलते हैं, और अपराजिता बर्मन जो कि लास्ट रूलर थे पल्लव वंश के। उसके बाद है चालुक्य डायनेस्टी, इसके फाउंडर हैं पुलिकेशिन 1, और इसमें है कीर्तिवर्मन 1, पुलिकेशिन 2, विक्रमादित्य 1, और कीर्तिवर्मन 2 जो है लास्ट रूलर हैं चालुक्य डायनेस्टी के। उसके बाद है राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, इसके फाउंडर हैं दंतीदुर्ग, इसके रूलर्स हैं कृष्णा 1, कृष्णा 2, ध्रुवा, अमोघ वर्षा 1 और कृष्णा 3। नेक्स्ट डायनेस्टी है चोला डायनेस्टी, इसके फाउंडर हैं बिजाल्या, और इसके रूलर हैं और कौन कौन से? राजा राज 1 जिन्होंने क्या बनाया?
तमिलनाडु के तंजावुर में बृहदेश्वर टेम्पल इन्होंने बनवाया था और है राजेंद्र वन। और बाद के डायनेस्टी कौन इमर्ज होकर आए, निकल कर आए, तो इसमें है विजयनगर एम्पायर, जो कि 1336 से 1646 सीई में बनाया गया था। इसके फाउंडर थे हरिहर एंड बुक्का, जो कि संगम डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। हु अमंग द फॉलोइंग इज अ कर्नाटिक म्यूजिक वोकलिस्ट? निम्नलिखित में से कौन कर्नाटक संगीत के गायक हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 एम बाला मुरली कृष्णन। तो कार्नेटिक म्यूजिक वोकलिस्ट कौन होते हैं? वो ऐसे सिंगर होते हैं जो कि साउथ इंडिया के क्लासिकल म्यूजिक को गाते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन से वोकलिस्ट हैं? इसमें है एम एस सुब्बालक्ष्मी, एम.एल. वसंता कुमारी, सेमांगुड़ी श्रीनिवासा अय्यर, बाला मुरली कृष्णा, महाराजापुरम सांथानाम, के.जे. येसुदास, अरुणा साईराम, सुधा रघुनाथन, बॉम्बे जयश्री एंड लालगुड़ी जयरामन। ये सारे हैं कर्नाटिक वोकलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24। द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड झूलेलाल ऑफ द सिंधी कम्युनिटी इज ऑल्सो नोन एज डैश? सिंधी समुदाय के भगवान झूलेलाल की जयंती को डैश के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 चेती चांद। तो चेती चांद को झूलेलाल जयंती के नाम से भी जाना जाता है। ये सेलिब्रेट किया जाता है सिंधी कम्युनिटी के द्वारा, और ये सिंधी कम्युनिटी का जो मंथ होता है वो होता है चेत, उसका फर्स्ट डे को ये मनाया जाता है। और ये जो सिंधी मंथ का जो चेत मंथ होता है वो हम लोग के अकॉर्डिंग कौन सा मंथ होता है? ये चैत्र शुक्ल पक्ष का दूसरा दिन होता है। और ये बिलीव किया जाता है, ये माना जाता है कि झूलेलाल का जो बर्थडे है, झूलेलाल का जो जन्म हुआ है, वो सिंधी के संत के रूप में हुआ है। और जो झूलेलाल हैं उन्हें माना जाता है कि इन्होंने सिंधी हिंदूज को इस्लाम में बदलने से रोका है, और उन्हें उदेरो लाल के नाम से भी जाना जाता है। और ये माने जाते हैं हिंदू गॉड वरुणा का अवतार माने जाते हैं, जो कि वरुण कौन है? समुद्र के देवता होते हैं, उनके अवतार के जैसा इनको माना जाता है। अब जो सिंधी कम्युनिटी होते हैं वो कौन होते हैं? ये इंडो आर्यन इथनिक ग्रुप होते हैं जिनका ओरिजिनेशन हुआ है पाकिस्तान के सिंध रीजन से, और ये कॉमन लैंग्वेज ही शेयर करते हैं, और हिस्ट्री एंसेस्ट्री सब कुछ इनका कॉमन ही होता है। और ये कुछ इंडिया में भी फैले हुए हैं और वर्ल्ड के दूसरे पार्ट में भी फैले हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। इन दिसंबर 2022 हु वाज स्वर्न इन एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश? दिसंबर 2022 में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 सुखविंदर सिंह सुक्खू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 26। हु यूज्ड a homemade microscope to discover the invisible world of microbes, for which he is called the founding father of microbiology? किसने रोगाणुओं की अदृश्य दुनिया की खोज के लिए घर निर्मित माइक्रोस्कोप का उपयोग किया, जिसके लिए उन्हें माइक्रोबायोलॉजी का संस्थापक पिता कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 एंटोनियो वैन ल्यूवेनहोक। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या होता है? ये स्टडी होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें स्टडी किया जाता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स का जो कि नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, वैसे ऑर्गेनिजम्स को, और वैसे ऑर्गेनिजम्स का स्टडी किया जाता है, वैसे स्टडी को बोला जाता है माइक्रोबायोलॉजी। और इसमें कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड होते हैं? बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई, पैरासाइट्स, ये सब। तो एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक एक डच माइक्रोस्कोपिस्ट हैं और बायोलॉजिस्ट हैं, जिन्हें कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है। अब जो यहाँ पे ऑप्शंस में जो साइंटिस्ट का नाम दिया गया उनके बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें है मैथियस सिल्डन। तो मैथियस सिल्डन ने क्या किया था? तो सेल थ्योरी में आप लोगों ने देखा होगा कि सेल थ्योरी किसके नाम से फेमस होता है, कि सेल थ्योरी किसने दिया? सिल्डन एंड स्वान ने। तो इसी में से आते हैं मैथियन सिल्डन। मैथियस सिल्डन और स्वान दोनों का अलग अलग थ्योरी था। तो सिल्डन किस पे काम करते थे? ये प्लांट टिश्यू पे काम करते थे, और स्वान है जो एनिमल टिश्यू पे काम कर रहे थे। और दोनों का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो बेसिक यूनिट जो होता है लाइफ का, वो क्या होता है? सेल, उससे ही बने होते हैं।
तो इस तरह से सिल्डन प्लांट टिश्यू के बारे में रिसर्च कर रहे थे और स्वान है जो एनिमल टिश्यू पे रिसर्च कर रहे थे, और इस तरह से इनका रिसर्च क्या कहलाया, सेल थ्योरी कहलाया। और इस तरह से ये कहलाता है कि ये किसने दिया, सिल्डन एंड स्वान ने दिया। और एक और साइंटिस्ट कौन है इसमें ऑप्शन में, रुडोल्फ वर्चो। तो रुडोल्फ वर्चो ने क्या किया, इन्होंने भी सेल थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया। इसमें इन्होंने बोला कि जो सेल होता है वो हर एक सेल होता है जो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना होता है। यानी कि सपोज ये एक सेल है, तो ये जो सेल बना होगा ये इसके पहले दूसरा सेल होगा, इसी से ये बनकर तैयार हुआ होगा। यानी कि जो ग्रोथ होता है सेल का, जो बहुत सारे सेल प्रोड्यूस होते हैं वो एक पहले वाले सेल से ही बनते हैं। तो एक सेल से 2 सेल बने, 2 से 4 बनते हैं। इस तरह से प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही दूसरे नए सेल का फॉर्मेशन होता है। इस थ्योरी को दिया रुडोल्फ वर्चो ने। और एक लास्ट ऑप्शन में था रॉबर्ट ब्राउन के बारे में। तो रॉबर्ट ब्राउन ने क्या डिस्कवरी किया, इन्होंने सेल के न्यूक्लियस का डिस्कवरी किया 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर्स ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन इन सॉइल्स। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मिट्टी में अपघटन के दौरान होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, ह्यूमिलिफिकेशन। तो डिकम्पोजिशन जब होता है सॉइल के अंदर तो इसमें कौन कौन सा प्रोसेस होता है, इसमें होता है फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिलिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। और इस तरह से क्या होता है कि ऑर्गेनिक मैटर है जो टूटता है और सॉइल में उसका न्यूट्रिएंट रिलीज होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि डिकम्पोजिशन जब सॉइल के अंदर होता है डेड ऑर्गेनिक मैटर का, तो उस समय ये सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, मैच द कॉलम्स। तो यहाँ पे स्टेट्स का नाम दिया गया है और मॉन्यूमेंट्स का नाम दिया गया है, इसे मैच करना है। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या हो जाएगा, एलिफेंटा केव्स हो जाएगा, दिल्ली में हो जाएगा जमाली कुमाली मॉस्क्यू, राजस्थान में हो जाएगा हवा महल, और गुजरात में हो जाएगा लक्ष्मी विलास पैलेस। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ए का 4 है, महाराष्ट्र का है एलिफेंटा केव्स, तो ए का 4 हो जाएगा। दिल्ली में बी का क्या हो जाएगा, बी का 1 दिल्ली में है जमाली कुमाली मॉस्क्यू, और सी का 2 राजस्थान में हो जाएगा हवा महल, और डी का 3 गुजरात को हो जाएगा लक्ष्मी विलास टेम्पल पैलेस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। और अब हम लोग इंडिया के जितने भी इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है उसे देखेंगे। तो बिहार में है क्या क्या, गोलघर और शेर शाह टॉम। दिल्ली में है हुमायूं टॉम, जामा मस्जिद, जंतर मंतर, लक्ष्मी नारायण टेम्पल। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिल्ली में जो है लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, लेकिन गुजरात में जो ऑप्शन में था क्वेश्चन में वो था लक्ष्मी विलास टेम्पल। ये दोनों में डिफरेंस देखना है। उसके बाद मोती मस्जिद है दिल्ली में, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है। अब जो गुजरात है उसमें क्या है, साबरमती आश्रम है। फिर जम्मू कश्मीर में क्या क्या है, निशांत गार्डन, शालीमार गार्डन। कर्नाटका में क्या है, गोल गुम्बज है। महाराष्ट्र में क्या क्या है, अजंता एलोरा केव्स है, बीबी का मकबरा है, एलिफेंटा केव है, गेटवे ऑफ इंडिया है। उड़ीसा में क्या क्या है, जगन्नाथ टेम्पल है, सन टेम्पल है। पंजाब में क्या है, गोल्डन टेम्पल है। राजस्थान में क्या क्या है, 2.5 दिन का झोपड़ा, दिलवारा जैन टेम्पल, हवा महल, जोधपुर फोर्ट, नाहरगढ़ फोर्ट, विजय स्तंभ। और तमिलनाडु में क्या है, संत जॉर्ज फोर्ट। तेलंगाना में क्या है, चार मीनार, मक्का मस्जिद। और अब देखते हैं आगे उत्तर प्रदेश में क्या क्या है, आगरा फोर्ट, अकबर टोम्ब, बड़ा इमामबाड़ा, फतेहपुर सिकरी, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, शीश महल और ताजमहल। और वेस्ट बंगाल में क्या क्या है, शांति निकेतन और विक्टोरिया मेमोरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट। सकल प्राथमिक घाटे की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ग्रॉस फिजिकल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट लाइबिलिटीज। तो इसमें होता क्या है बेसिकली, तो सबसे पहले तो हम लोग को समझना है कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। तो डेफिसिट मतलब घाटा होना। तो घाटा कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे, इनकम से ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे, खर्चा ज़्यादा करेंगे इनकम से, तो ये कहलाता है घाटा। इसलिए इसका फिजिकल डेफिसिट का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट्स। यानी कि जो खर्चा होगा वो ज़्यादा होगा, इसलिए एक्सपेंडिचर में से
सब्ट्रैक्ट करेंगे रिसिप्ट को यानी इनकम को, लेकिन इनकम में क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे बोरोइंग को, यानी कि इसको इंक्लूड नहीं करेंगे इनकम में। और बोरोइंग का मतलब होता है लोन। सपोज कि किसी ने इनकम किसी का हो रहा है 10 रुपया, लेकिन उसने 50 रुपया का लोन लेके रखा है, तो वो उसे 50 रुपया को अपने इनकम में उसे इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे एक्सक्लूड कर दिया है बोरोइंग को। तो ये हो गया फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला। अब प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, तो प्राइमरी डेफिसिट के लिए समझना है कि सपोज ये गवर्नमेंट है और ये गवर्नमेंट क्या हो गई, ये गवर्नमेंट इसका ख़त्म हो गया टाइम, अब दूसरी गवर्नमेंट आई है और इस गवर्नमेंट ने कुछ लोन लेकर रखा था, तो लोन लेकर रखा तो इसके साथ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता होगा। अब जो न्यू गवर्नमेंट आई है उसे भी क्या करना पड़ रहा है, इस गवर्नमेंट का इंटरेस्ट इसे पे करना पड़ रहा है इसके टाइम पे। तो इसके टाइम का जो डेफिसिट होगा वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट होगा इसके लिए भी। लेकिन इसके एक्सपेंडिचर में क्या इंक्लूड हो रहा है, इसका जो एक्सपेंडिचर है उसमें जो इंटरेस्ट पे कर रहा है पहले वाले गवर्नमेंट के टाइम पे जो लोन लिया गया था उसका भी इंटरेस्ट ये पे कर रहा है। तो इसीलिए क्या करना है कि एग्जैक्ट इस वाले गवर्नमेंट के टाइम का एग्जैक्ट डेफिसिट निकालने के लिए क्या किया जाता है कि ये जो इंटरेस्ट पे कर रहा है ये भी तो इसके खर्चे में जा रहा है, तो इसे क्या करना रहता है, इसे सब्ट्रैक्ट करना रहता है, ताकि इसका जो एग्जैक्ट इसका जो खर्चा है एक्सपेंडिचर है वो निकल कर आए। तो इसीलिए क्या किया जाता है, यहाँ पे जब इसके लिए फार्मूला लिखते हैं फिजिकल डेफिसिट का, यानी कि इसके लिए अगर लिखेंगे फिजिकल डेफिसिट का फार्मूला तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर माइनस इंटरेस्ट, क्योंकि जो इंटरेस्ट ये पे कर रहा है खर्चा कर रहा है ये तो पहले वाले गवर्नमेंट का है, तो ये माइनस किया जाता है ताकि इसका एग्जैक्ट खर्चा निकल कर आए, और इसमें से माइनस करेंगे रिसिप्ट को, यानी इस फार्मूले को इस तरह से लिखना है। अब यहाँ पे इसे अरेंज करेंगे अगर, तो ये हो जाएगा एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट और इसमें माइनस हो जाएगा इंटरेस्ट पेमेंट। अब इस तरह से लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्सपेंडिचर माइनस जो रिसिप्ट है वो फार्मूला यहाँ पे बन कर आ रहा है। तो ये जो एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट है वो किसके लिए है, ये फिजिकल डेफिसिट का फार्मूला है, इसीलिए इस फार्मूले से डिराइव होता है ये फार्मूला जो प्राइमरी डेफिसिट होता है। तो उसमें क्या होगा, एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू जो है, रिसिप्ट जो है, उसके प्लेस पे लिखेंगे फिजिकल डेफिसिट, यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल डेफिसिट माइनस जो इंटरेस्ट है वो। तो इस फार्मूले से निकल कर आया है ये फार्मूला, फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, और इसी को बोला जाता है प्राइमरी डेफिसिट, क्योंकि इसमें कुछ तो मॉडिफाई हुआ, जो फिजिकल डेफिसिट है उसमें कुछ तो मॉडिफाई किया गया, इसलिए इसका नेम में भी चेंजिंग लाया गया है, इसे बोला जाता है प्राइमरी डेफिसिट, और इसके लिए फार्मूला होता है फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. Which of the following options represents the best choice of the Integrated Child Development Services CDS scheme? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एकीकृत बाल विकास सेवा CDS योजना के लिए सबसे अच्छा विकल्प दर्शाता है? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, न्यूट्रिशन सपोर्ट। तो ICDS स्कीम जो है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, वो कब स्टार्ट हुआ है? ये 1975 में स्टार्ट हुआ है। इसका एम है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और इसमें इसका एम और एक और एम है मदर को एम्पावर करना, यानी कि इस स्कीम में चाइल्ड के डेवलपमेंट और मदर के को एम्पावर करने पे इस स्कीम का फोकस रहता है। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी इसमें सारे पैसे सेंटर ही खर्च करती है, और ये मेनली रन किया जाता है आंगनवाड़ी सेंटर के द्वारा, और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है 0 से 6 साल के जो बच्चे होते हैं उसका न्यूट्रिशनल और हेल्थ स्टेटस को इम्प्रूव करना, और उसका जो फाउंडेशन है
उसे मजबूत करना, यानी उसके जो बच्चे होते हैं उसके बेस को मजबूत करना किस किस चीज़ों में, फिजियोलॉजिकल में, फिजिकल और सोशल डेवलपमेंट में। तो ये सारे चीज़ों का डेवलपमेंट करना है, यानी कि बच्चे का फाउंडेशन को मजबूत करना है ये सारी चीज़ों में। अब इसमें क्या होता है, इसमें 6 सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, जिसमें पहला है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, सेकंड है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन चेकअप, थर्ड है इम्यूनाइजेशन, फोर्थ है नॉन फॉर्मल एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन इन प्री स्कूल, फिफ्थ है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, और रिफरल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 31। पद्मश्री अवॉर्डी दर्शना झावेरी इज अ फेमस डैश डांसर। पद्मश्री सम्मानित दर्शना झावेरी एक प्रसिद्ध डैश नृत्यांगना है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 मणिपुरी। मणिपुरी के डांसर हैं दर्शना झावेरी। तो मैंने क्लासिकल, जितने भी इंडिया के क्लासिकल डांसेस हैं उसमें जो भी फेमस डांसर्स हैं उसके नेम्स में मैंने मणिपुरी में इनके नेम को बताया था, दर्शना झावेरी जो कि मणिपुरी डांस से बिलोंग करती थी। तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में मैंने सारे क्लासिकल डांस में जितने भी उसके इम्पोर्टेंट डांसर्स हैं सभी को इंक्लूड किया है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं डाल रही हूँ। ये सारे डांसर्स आपको क्वेश्चन नंबर 10 में ही कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। मैच कॉलम ए विथ बी। तो कॉलम ए में क्या क्या दिया गया है, कार्निवोर्स, प्रोड्यूसर, डिकम्पोजर और हार्बिवोर्स। और कॉलम बी में दिया गया ग्रीन प्लांट, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर और बैक्टीरिया को दिया गया है, इसका मैच करना है। तो इसके पहले देख लेते हैं इसके बारे में। तो ये सारे बिलोंग करते हैं फूड चेन से। फूड चेन का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनिज्म, ये लीनियर सीक्वेंस होता है ऑर्गेनिजम्स का, जिसमें कि एनर्जी और न्यूट्रिएंट ट्रांसफर होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। और ये एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो ट्रांसफर होते हैं, एक है, उसके बाद दूसरा है, उसके बाद तीसरा है, इस तरह से ट्रांसफर होते जाते हैं। और ये हर ट्रॉपिक लेवल, हर ऑर्गेनिज्म से कितने % एनर्जी ट्रांसफर होते हैं, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होते हैं। यानी कि इसके पास जितना एनर्जी होगा उसका 10% इसके पास जाएगा, और इसके पास जितना एनर्जी होगा उसका 10% इसके पास जाएगा। इस तरह से एनर्जी ट्रांसफर होता है। और ये जो पोजीशन होता है ऑर्गेनिजम्स का फूड चेन में, उसे क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। यानी कि ये जो इस तरह से चेन बना और इसमें जो ऑर्गेनिजम्स का इस तरह से अरेंजमेंट होता है उसे कहते हैं ट्रॉपिक लेवल। अब इसमें सबसे पहले क्या आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स में कौन आएंगे, इसमें वैसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, जैसे कि प्लांट्स और एल्गी। ये सारे जो होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा यहाँ पे बेस में, इसमें प्लांट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। ये प्लांट किस में आ जाएगा, प्रोड्यूसर में आ जाएगा, इसे लिखेंगे प्रोड्यूसर। उसके बाद क्या है, उसके बाद कंज्यूमर। तो कंज्यूमर कौन होगा, जो ऑर्गेनिजम्स क्या करेगा, एनर्जी को दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाकर ये करेगा, उसका जो एनर्जी है वो फुलफिल करेगा, ऑब्टेन करेगा दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाकर, उसे कहते हैं कंज्यूमर्स। तो प्लांट को खाकर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स से अपना एनर्जी ऑब्टेन करते हैं तो ये कंज्यूमर में होंगे। और उसके बाद है एपेक्स प्रेडेटर। तो एपेक्स प्रेडेटर यानी कि वैसे ऑर्गेनिजम्स जो नेचुरल प्रेडेटर को नहीं खाते, यानी नेचुरल ऑर्गेनिजम्स को नहीं खाते, वो दूसरे एनिमल्स पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। तो ये होते हैं एपेक्स प्रेडेटर। और डिकम्पोजर कौन होते हैं, ये होते हैं वैसे ऑर्गेनिजम्स जो डेड और डिकेइंग मैटर को, डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे ब्रेक डाउन करके अपना एनर्जी को ऑब्टेन करते हैं। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल हो जाएगा, बैक्टीरिया और फंजाई। तो हम लोग अरेंज करेंगे अगर, तो सबसे पहले हो जाएगा प्रोड्यूसर बेस में, उसके बाद हो जाएगा कंज्यूमर। तो यहाँ पे इसे अगर लिखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो जाएगा। उसके बाद अगर इस कंज्यूमर को जो खाएगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर।
और इसके ऊपर अगर जाएंगे तो यहाँ पे अब क्या हो गया, ये सब एनिमल्स हैं, प्लांट तो सबसे बेस में था, उसके बाद जो भी है कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, ये सारे क्या है, एनिमल्स हैं। तो इसे जो खाने वाला होगा वो कहलाएगा एपेक्स प्रीडेटर। यानी कि इसके ऊपर अगर हम लोग जाएंगे, यहाँ पे अगर इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे जो बनेगा ट्रॉपिक लेवल में, उसमें होगा एपेक्स प्रीडेटर का। तो यहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट होते हैं वो प्रोड्यूसर हो गए, और उसके बाद जो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, यानी कि ये तो बिल्कुल प्लांट पे डिपेंडेंट होगा, प्लांट के फूड पे डिपेंडेंट होगा। तो ये कौन से कैटेगरी में आते हैं, ये आते हैं हार्बीवोर्स में, ये आएंगे, इस कैटेगरी को बोलते हैं हार्बीवोर्स। और जो एनिमल जो क्या करते हैं, ओनली दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो कहलाते हैं कार्निवोर्स। तो एपेक्स प्रेडेटर हो जाएगा वो कार्निवोर्स हो जाएगा। प्लांट को खाने वाले हार्बीवोर्स और एनिमल्स को खाने वाले कार्निवोर्स। और वैसे एनिमल्स जो प्लांट को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं वो कहलाते हैं ओमनिवोर्स। तो यहाँ पे क्योंकि ओनली कार्निवोर्स, हार्बीवोर्स, डिकम्पोजर और प्रोड्यूसर दिया गया है, तो आई होप कि आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। तो अगर हम लोग अब मैच करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैच करेंगे तो कार्निवोर्स में क्या मैंने बताया कि जो सिर्फ एनिमल को खाएंगे, तो कार्निवोर्स में आ जाएंगे, कौन आ जाएंगे, सेकेंडरी और टर्शियरी कंज्यूमर। यानी कि यहाँ पे जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो तो बिल्कुल प्लांट को खा रहा है, और जो सेकेंडरी है वो इस प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है। यानी ये क्या हो जाएगा, कार्निवोर्स हो जाएगा। तो एपेक्स प्रेडेटर हैं वो भी कार्निवोर्स, और जो सेकेंडरी कंज्यूमर है वो भी कार्निवोर्स में ही आएंगे। तो सेकेंडरी और टर्शियरी इस तरह से आगे जो भी आते जाएंगे कंज्यूमर, वो कार्निवोर्स ही होंगे। और प्रोड्यूसर कौन होगा, ये हो जाएगा प्लांट। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका मैच करेंगे ए से, 1 से। फिर डिकम्पोजर में कौन कौन से हम लोगों ने देखा था, ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करते हैं, इसमें बैक्टीरिया, फंजाई ये सब आता है, तो ये हो जाएगा, इससे बैक्टीरिया से मैच करेगा। हर्बीवोर्स में क्या आते हैं, जो प्लांट पे डिपेंडेंट रहते हैं, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर। यहाँ पे मैंने देखा, हम लोगों ने देखा प्राइमरी कंज्यूमर आते हैं हर्बीवोर्स में, तो हर्बीवोर्स में हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर, आप ये 3 से मैच करेगा। तो इस तरह से कार्निवोर्स का हो जाएगा सेकेंडरी टर्शियरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर हो जाएगा ग्रीन प्लांट्स, डिकम्पोजर हो जाएगा बैक्टीरिया, हर्बीवोर्स हो जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर्स। तो ए का हो जाएगा 2, तो ए का 2 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 1, तो ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। Identify the element with an electronic configuration 281 from among the following options। निम्नलिखित विकल्पों में से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 281 के साथ तत्व की पहचान करें। तो यहाँ पे 281 जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे अगर ये इसे ऐड करेंगे तो 281 कितना होता है, 11। तो 11 किसका एटॉमिक नंबर होता है, सोडियम का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सोडियम। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं हर बार यही बोलती हूँ कि आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में से 1 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर और उसका एटॉमिक मास श्योरली याद रखना है, तभी आप लोग को इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उसका मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखूंगी। सबसे पहले है मैग्नीशियम। तो इसके पहले भी मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इलेक्ट्रॉन का। तो ये होते हैं, सपोज ये एलिमेंट का ये न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं बहुत सारे, इस तरह से ऑर्बिट बने होते हैं। तो ऑर्बिट का नेमिंग इस तरह से किया जाता है कि फर्स्ट ऑर्बिट का नेमिंग किया जाता है K, सेकेंड का L, थर्ड का M, KLM, और आगे इस तरह से आगे और जाएंगे तो N, इस तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो ये ऑर्बिट हो गए। अब हर ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे वो किससे डिसाइड होता है, एक फार्मूला होता है 2n²।
इससे डिसाइड होता है कि कौन से ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन फिल किया जाएगा। और n का वैल्यू क्या होता है, जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होता है वो। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए अगर निकालेंगे k के लिए तो कितना हो जाएगा, n के प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो हो जाएगा 2 हो जाएगा। l में मैक्सिमम कितना होगा, तो n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे क्योंकि ऑर्बिट नंबर 2 है, तो n के प्लेस पे 2 पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 हो जाएगा। m के लिए निकालेंगे तो n के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, तो 3 पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। उसी तरह से n के लिए अगर निकालेंगे तो n के प्लेस पे 4 पुट करेंगे तो कितना वैल्यू आ जाएगा, 32 आ जाएगा। इस तरह से आगे निकलता जाता है। तो हर ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना कैपेसिटी होता है फिल करने का, ये निकल कर आया। अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, तो मैग्नीशियम का सबसे पहले लिखती हूँ। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का होता है 12, तो 12 यहाँ पे लिखेंगे। अब इसका डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या होगा, सबसे फर्स्ट ऑर्बिट में 2, उसके बाद 8 है तो 8, तो बचा कितना, 2 8 यूज हो गया, 10 यूज हो गया, बचा 2, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा। उसके बाद है क्लोरीन। क्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का होता है 17। तो इसे कैसे लिखेंगे, इसका भी सबसे पहले हो जाएगा 2, उसके बाद हो जाएगा 8, उसके बाद कितना बचा, 7 बचा, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो इसी तरह से आप लोग सबका निकाल सकते हैं, लेकिन मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ जिससे कि आप लोगों को और भी इन्फॉर्मेशन क्लियर होगा। तो एक पोटेशियम का मैं एग्जांपल लेती हूँ जिसका एटॉमिक नंबर होता है 19। तो इसका कैसे लिखेंगे, तो इसका आउटर मोस्ट फर्स्ट ऑर्बिट में हो जाएगा 2, सेकेंड ऑर्बिट में हो जाएगा 8, अब बचा कितना, 9 बचा। तो 9 क्या करेंगे, थर्ड ऑर्बिट में, चूँकि मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है थर्ड ऑर्बिट में m का 18 है, तो 18 तो हो नहीं रहा, यहाँ पे 9 हो रहा है। तो 9 यहाँ पे 9 नहीं डालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे थर्ड ऑर्बिट में, क्योंकि मैक्सिमम स्टेबल यहाँ पे किसी भी ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन फिल करने का कैपेसिटी है, वो उसमें से कौन कौन सा है, 2 है, 8 है, 18 है और 32 है। तो ये सारे नंबर्स में से अगर किसी नंबर को कंप्लीट कर रहा है आउटर मोस्ट में, तो सबसे पहले उसी को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन बच रहा है, तो 9 में से अगर इसमें कौन सा नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं, 8 फिल कर सकते हैं, तो इसे ब्रेक डाउन कर देंगे 8 में और 1 में, यानी कि थर्ड ऑर्बिट में 9 फिल नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 8 फिल करेंगे और जो बचेगा वो फोर्थ ऑर्बिट में जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हूँ जिंक का। जिंक का कितना होता है एटॉमिक नंबर 30। इसका अगर फिल करना है तो 2 फिल करेंगे सबसे पहले, उसके बाद 8, उसके बाद कितना होगा थर्ड ऑर्बिट में 10 यूज हो गया, बचा कितना, 10 यूज हो गया, 20 बचा। तो 20 बचेगा तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना फिल करने की कैपेसिटी है, 18 है, तो 18 फिल करेंगे। उसके बाद कितना बचा, 2 बचा, तो 2 जाएगा आउटर मोस्ट में फोर्थ ऑर्बिट में। तो इस तरह से फिल करते हैं ऑर्बिट को, और ये होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये वाला बात जो मैं बताई वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 8 से आउटर मोस्ट का जो इलेक्ट्रॉन है वो 8 से ज़्यादा है, तो पहले 8 को ही फिल करेंगे, जो बचेगा वो आगे आगे जाएगा। इस तरह से फिल किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34. Who among the following had written the novel Untouchable? निम्नलिखित में से किसने अछूत उपन्यास लिखा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मुल्कराज आनंद। तो मुल्कराज आनंद के और भी नॉवेल्स हैं जिसमें है अनटचेबल 1935 में लिखा है, कूली 1936 में और टू लिव्स एंड अ बर्ड 1937 में। उसके बाद ऑप्शन में एक और पर्सन है आर.के. नारायण, इनके भी नॉवेल्स के बारे में पूछा जाता है एग्जाम्स में। तो इनके नॉवेल्स में है स्वामी एंड फ्रेंड्स, द बैचलर ऑफ आर्ट्स, द डार्क रूम, द इंग्लिश टीचर, मिस्टर सामपत, और शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन में मालगुड़ी डेज।
Next question number 35. Which of the below is a physiological disorder of a refusal to eat food caused by undernutrition? निम्न में से कौन सा अल्प पोषण के कारण भोजन करने से मना करने का मनोवैज्ञानिक विकार है? राइट आंसर इज एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो एनोरेक्सिया नर्वोसा जो होता है वो एक ईटिंग डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं अपने इमेजेस को लेकर, अब वेट गेन ज़्यादा नहीं हो इसके लिए वो डरते हैं और एक्सेसिव वेट लॉस पे ध्यान देते हैं, और इसके लिए वो एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा मात्रा में वो करते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं वो, और ये सब करने के लिए वो सेल्फ स्टार्वेशन करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा भूखे रहते हैं। ये सारे बातों को ध्यान में रखते हुए कि इमेज उनका ख़राब नहीं हो, वेट ज़्यादा गेन नहीं हो, वेट को लेकर चिंतित रहते हैं ज़्यादा नहीं होने के लिए, और इसके लिए एक्सरसाइज भी एक्सेस करते हैं और भूखे भी ज़्यादा रहते हैं। इसके कारण जो डिजीज होता है उसे ही कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। उसके बाद क्या है, ऑप्शन में है क्वाशियार्कर। ये जो डिजीज होता है वो प्रोटीन के डिफिशियंसी से होता है। और उसके बाद है एक और डिजीज मरासमस। तो मरासमस होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डिफिशियंसी से, जिसमें कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब का जो डिफिशियंसी होता है उसके कारण जो डिजीज होता है उसे कहते हैं मरासमस। और एक और डिजीज है बुलिमिया नर्वोसा। ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर ही है। इसमें क्या करते हैं लोग, एक टाइम पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में खाना खा लेते हैं और उसके बाद उन्हें गिल्टी फील होने लगता है, शेमफुल फील करते हैं, और उसे वो अनहेल्दी वे में एक्सरसाइज करके या फिर कुछ और प्रोसेस करके उस फूड को और उससे मिलने वाली कैलोरीज को बर्न करते हैं। तो इसके कारण जो बीमारी होता है उसे कहते हैं बुलिमिया नर्वोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36. What is the trade strategy which India adopted in the first 7-year plans? वह व्यापार रणनीति क्या है जिसे भारत ने प्रथम 7 पंचवर्षीय योजनाओं में अपनाया था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। तो फर्स्ट 7 5-year प्लान्स में इंडिया ने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को अपनाया था। इसमें किस बात पे ध्यान दिया जा रहा था? डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे, जिससे कि इंपोर्ट से ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो सके। और अगर इंपोर्ट से ज़्यादा डोमेस्टिक प्रोडक्शन होगा तो कंट्री है जो इकोनॉमी में सिर्फ सेल्फ सफिशिएंट बनेगा, और इस तरह से कंट्री के अंदर ही डेवलपमेंट होगा। तो और इंपोर्ट को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, बहुत सारे टैरिफ और टैक्स लगा दिए थे इंपोर्ट पे। फिर कोटाज फिक्स कर दिया था कि कितना क्वांटिटी इंपोर्ट होना है, उसमें लिमिटेशन कर दिया था। तो और इस तरह से जब टैक्सेस लगने लगेंगे और इंडिया के जो बाहर, इंडिया के दूसरे कंट्री से इंडिया में जो गुड्स आएंगे उस पर क्या होगा, टैक्स बढ़ेगा, और वो कॉस्टली अगर होगा और वो लिमिटेड अमाउंट में आएगा तो उससे क्या होगा, इंडिया के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है जिस प्रोडक्ट का, गुड्स का, उसके साथ उसका कंपटीशन ही नहीं होगा, क्योंकि वो ज़्यादा कॉस्टली होंगे। इंपोर्ट किए हुए सामान जो होंगे कॉस्टली होंगे, तो लोग क्या होंगे, लोकल सामान को ही बाई करना शुरू करेंगे। जो कंज्यूमर होंगे, जो खरीदारी किसका करेंगे, जो लोकल सामान होगा इंडिया के अंदर जो बनेगा उसी का खरीदारी करेंगे। तो इस चीज़ पे फोकस किया गया था, और इसे ही कहते हैं इनवर्ड लुकिंग ट्रेड। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाना, प्रमोट करना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को, जिसके कारण क्या होगा, इंडिया के अंदर जो लोकल इंडस्ट्री है उसका डेवलपमेंट होगा, और फॉरेन चीज़ों पे जो डिपेंडेंट रहते थे लोग, उसे कम करना। यानी कि जो इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, उसी पे डिपेंडेंट रहने पे फोकस किया गया था। और इस तरह से, और जब इंडिया में प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो उसके लिए एम्प्लॉय भी होना चाहिए, तो उस तरह से एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रहा था। जब इंडिया के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ रहा था तो उसके कारण जॉब भी क्रिएट हो रहे थे कंट्री के अंदर। तो इस तरह से इनवर्ड जो लुकिंग ट्रेड है उस पर मेनली फोकस था, इंडिया के अंदर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, जिससे क्या होगा कि लोग हैं जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंट ना रहे।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 37. फॉर विच डिस्कवरी इन 1932 वॉज जेम्स चैडविक बेस्ट नोन. 1932 में जेम्स चैडविक किस खोज के लिए सबसे प्रसिद्ध थे. राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 न्यूट्रॉन के लिए. तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन उसका डिस्कवरी किसने किया. जेम्स थॉमसन ने किया इलेक्ट्रॉन का 1897 में कैथोड रेज की हेल्प से. अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने किया प्रोटॉन का 1917 में विथ गोल्ड फॉइल के हेल्प से. जेम्स चैडविक ने किया न्यूट्रॉन का 1932 में बेरिलियम बॉम्बार्डमेंट के हेल्प से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 38. इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट द एशियन गेम्स फॉर द सेकेंड टाइम. भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष में की. राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 1982 में. तो इंडिया ने एशियन गेम को 2 बार होस्ट किया है, एक 1951 में और एक 1982 में. तो 1951 में एशियन गेम्स स्टार्ट हुआ था, उस टाइम ही इंडिया ने होस्ट किया था. तो एशियन गेम्स को एशियाड भी बोलते हैं. इसका मोटो है ईवर ऑनवर्ड. फर्स्ट इवेंट हुआ 1951 में न्यू दिल्ली इंडिया में. ये हर 4 साल पे खेला जाता है. लास्ट इवेंट हुआ है चाइना में 2022 का, हंगजाओ चाइना में हुआ है. और नेक्स्ट इवेंट होने वाला 2026 में एची प्रेफेक्चर एंड नगोआ जापान में. और 2023 का होने वाला है दोहा कतर में. और 2024 का होने वाला है रियाद सऊदी अरबिया में. इसका हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी कुवैत में. प्रेसिडेंट है राजा रणधीर सिंह. और 2022 का जो एशियन गेम्स हुआ है उसमें देख लेते हैं. फ्लैग बियर्स थे ओपनिंग सेरेमनी में हरमनप्रीत सिंह, लवलीना बरगोहेन. और क्लोजिंग सेरेमनी में थे PR श्रीजेश. इसमें इंडिया को मेडल कितना मिला. गोल्ड 28, सिल्वर 38, ब्रॉन्ज 40, टोटल 106 मेडल जीते इंडिया ने. और इसमें रैंक था इंडिया का 4th रैंक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 39. पिट्स इंडिया एक्ट वॉज पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स. पिट्स इंडिया एक्ट निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था. राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 1784 में. तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में आया. इसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं. इसे इस्टेब्लिश किया गया था ड्यूल सिस्टम ऑफ कंट्रोल के लिए, यानी कि इंडिया के ऊपर 2 तरह से कंट्रोल हो. 2 सिस्टम बनाया गया इस एक्ट के अंडर में, जिसमें कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो देखती थी पॉलिटिकल मैटर्स को थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा. यानी जो गवर्नमेंट थी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो पॉलिटिकल मैटर्स को देखती थी और उसके लिए उन्होंने बनाया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल को. और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कमर्शियल अफेयर को देखता था, यानी बिजनेसेस ये सबको मैनेज करता था ईस्ट इंडिया कंपनी. और उसने बनाया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स. और भी इम्पोर्टेंट एक्ट्स हैं जिसमें है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, रिपील ऑफ वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882, यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो लगाया गया था 1878 ईस्वी में, इसे हटा दिया गया 1882 ईस्वी में. उसके बाद रॉलेट एक्ट 1919 में आया. अब इम्पोर्टेंट एक्ट्स को और देखते हैं उसके बारे में. आगे है चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर एक्ट. इसमें क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो ट्रेड मोनोपोली था वो ख़त्म कर दिया गया. उसके बाद है हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट ऑफ 1856. इसमें विडोज का जो रीमैरिज था उसे लीगलाइज कर दिया गया. आगे है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858. इसमें क्या किया गया, इसमें जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गवर्नेंस था उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया किसके पास, ब्रिटिश क्राउन के पास. और कंपनी का जो रूल था वो ख़त्म कर दिया गया. उसके बाद है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909. इसे पार्लियामेंट्री रिफॉर्म भी बोलते हैं और इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 बोलते हैं. इसमें क्या किया गया, मुस्लिम लोग के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस किया गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया ताकि इंडिया के लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसमें रिप्रेजेंटेटिव हो सकें, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकें. उसके बाद आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919. इसे बोलते हैं मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स. इसमें डायरार्की लाया गया. और डायरार्की कहाँ पे लाया गया, ड्यूअल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर लाया गया प्रोविंशियल लेवल पे. और इस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड और रिजर्व्ड कैटेगरीज में. उसके बाद है यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन भी इस्टेब्लिश किया गया. आगे का एक्ट है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929. इसमें जो बाल विवाह था उसे रोका गया.
उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 है, इसे मैंने क्वेश्चन नंबर 18 में अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पे ये कवर हो जाएगा आपका। उसके बाद आया लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1947। इसमें क्या किया गया, इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक एक्ट पास किया गया जिसमें कि इंडिया से ब्रिटिश रूल को ख़त्म करने की बात की गई और इंडिया पाकिस्तान का पार्टिसिपेशन नहीं, पार्टीशन का बात रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40। अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द मैक्सिमम प्रीमियम पेएबल बाय द फार्मर्स विल बी डैश फॉर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों द्वारा देय अधिकतम प्रीमियम बागवानी फसलों के लिए डैश किया जाएगा। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 5%। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लॉन्च किया गया 2016 ईस्वी में और ये अंडर काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर में। इसे रिप्लेस किया गया किसके प्लेस पे, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम और मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, इसके प्लेस पे लाया गया प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसका प्रीमियर किस तरह से है, तो खरीफ क्रॉप्स के लिए 2%, राबी क्रॉप्स के लिए 1.5% और बागवानी फसलों के लिए हॉर्टिकल्चर के लिए 5% दिया जाता है, प्रीमियम लिया जाता है। ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना फार्मर्स के लिए ऐसे कंडीशन में जब क्रॉप्स क्या हो जाते हैं, अच्छे से अच्छे से उनका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, वो उसमें बाय चांस कभी कभी क्या होते हैं फसल में कुछ डिजीज हो जाते हैं या फिर कभी नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, कैलेमिटी आ जाता है या फिर उसमें कुछ कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, तो उससे फसल बर्बाद हो जाती है और फसल अच्छे से उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, जिसके कारण फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा लॉस झेलना पड़ता है। तो उस कंडीशन में फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए इस स्कीम को लाया गया है और इस तरह से फार्मर्स को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करके, जिससे कि फार्मर्स कंटिन्यू अपना फार्मिंग कर पाएंगे। और इससे क्या होगा, और इस स्कीम के थ्रू फार्मर्स लोग को इनोवेटिव और मॉडर्न एग्रीकल्चर प्रोसेस भी अपनाने पे इनकरेज किया जाता है। तो ये था फसल बीमा योजना के बारे में। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 41। आत्मनिर्भर भारत योजना रोजगार योजना वाज इम्प्लीमेंटेड थ्रू विच ऑर्गेनाइजेशन। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना किस संगठन के माध्यम से लागू की गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना कब लॉन्च हुआ है, 1 अक्टूबर 2020 में। ये योजना इम्प्लीमेंट हुआ है किसके द्वारा, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन EPFO, और ये किसके अंडर काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंडर। इसका पर्पस था कोविड-19 के टाइम में लोगों को रोजगार देना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 42। सेलेक्ट द करेक्ट अल्टरनेटिव ऑन द गिवन स्टेटमेंट बेस्ड ऑन अशोकास लायन कैपिटल एंड इंडियाज स्टेट एम्बलम। अशोका की लायन कैपिटल और भारत के राज्य प्रतीक के आधार पर दिए गए कथनों पर सही विकल्प चुनिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट दिया गया है, इन ओरिजिनल अशोकास लायन कैपिटल देयर आर 4 लायंस माउंटेड बैक टू बैक ऑन अ सर्कुलर एबैकस दैट इटसेल्फ रेस्ट्स ऑन अ बेल शेप्ड लोटस। मूल अशोक की लायन कैपिटल में एक गोलाकार एबैकस पर एक के बाद एक 4 शेर लगे होते हैं जो स्वयं की एक घंटी के आकार के कमल पर टिका होता है। ये स्टेटमेंट दिया गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि द स्टेट एम्बलम इज एन एडेप्टेशन ऑफ द लायन कैपिटल ऑफ अशोका एट सारनाथ इन विच द वेल शेप्ड लोटस वाज ओमिटेड। राज्य प्रतीक सारनाथ में अशोक की लायन कैपिटल का एक रूपांतरण है जिसमें घंटी के आकार का कमल हटा दिया गया है। ये छोड़ नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हटा दिया गया है। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन इसमें स्टेटमेंट सही होंगे। तो इसमें दोनों ही स्टेटमेंट सही होंगे, 1 और 2 दोनों। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया है लायन कैपिटल ऑफ अशोका के बारे में। तो लायन कैपिटल ऑफ अशोका जो है ये ये किसका पार्ट है, ये है अशोकन पिलर जो सारनाथ में बना हुआ है उसका ये पार्ट है। और जो सारनाथ है ये गौतम बुद्ध का वो प्लेस है जहाँ पे इन्होंने फर्स्ट धर्म का अपना ज्ञान दिया था। और इसमें क्या होता है, 4 लायंस होते हैं जो माउंटेड होते हैं बैक टू बैक, और ये किसका सिंबल होता है, पावर का, करेज का, कॉन्फिडेंस का और फेथ का। तो यहाँ पे आप लायन कैपिटल ऑफ अशोका का स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इसमें क्या है,
इसमें व्हील्स है, 4 लायंस हैं यहाँ पे। ये इसे लायन कैपिटल इसी को बोला जाता है जिसमें 4 लायंस बैक टू बैक माउंटेड हैं। उसके बाद ये जो राउंड स्ट्रक्चर है ये है क्या, अबैकस। और ये जो स्ट्रक्चर है नीचे का ये लोटस का है जो घंटी की तरह नीचे में लटका हुआ है। और इसमें क्या है, जो अबैकस है उसमें उसके नीचे क्या है, बेल शेप्ड लोटस भी, बेल शेप्ड लोटस है जिसपे कि अबैकस है जो टिका हुआ है और 4 लायंस हैं जो टिके हुए हैं उसके ऊपर। और अबैकस में क्या क्या है, कौन कौन से एनिमल्स को यहाँ पे डाला गया है, एलिफेंट है, हॉर्स है, बुल है, लायन है और इसमें एक धर्म चक्र है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है देख लेते हैं कि इसमें बोला गया है कि लायन कैपिटल ऑफ अशोका में क्या है, इसमें ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ऊपर में, ये है फर्स्ट स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है बोला गया है कि इसमें 4 लायंस है, माउंटेन है बैक टू बैक, किस पे, सर्कुलर अबैकस पे। और ये किस पे बने हुए हैं, ये बेल शेप्ड लोटस पे टिके हुए हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा क्योंकि इसमें अबैकस भी है, अबैकस है, ये बेल शेप्ड लोटस पे टिका हुआ है, 4 लाइन बैक टू बैक। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। उसके बाद स्टेट एम्बलम जो इंडिया का है उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो स्टेट एम्बलम जो है इंडिया का, इसे अडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। इसमें ये जो है लायन कैपिटल ऑफ अशोका जो सारनाथ में है उससे ही अडॉप्ट किया गया है। इसमें क्या है, 3 लायंस है बैक टू बैक और इसमें सर्कुलर अबैकस भी है, इसके साथ एक धर्म चक्र है सेंटर में और इसका मोटो सत्यमेव जयते इसके नीचे लिखा हुआ है। तो ये स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया है जिसमें 3 लायंस हैं, ये अबैकस है नीचे, इसमें एक धर्म चक्र है। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे में जो ये था लायन कैपिटल ऑफ अशोका का स्ट्रक्चर था उसमें नीचे बेल शेप्ड का, लोटस का बेल शेप्ड स्ट्रक्चर था, यानी कि लोटस का जो फूल होता है वो वहाँ पे लगा हुआ है नीचे में। लेकिन यहाँ पे अबैकस के नीचे लोटस शेप्ड वेल यहाँ पे नहीं है। और इसी को यहाँ पे बोला गया है सेकेंड स्टेटमेंट में कि जो स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया है उसमें क्या किया गया है, जो बेल शेप्ड लोटस है उसे ओमिट कर दिया गया है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे ओमिट किया गया है, इसमें नहीं है बेल शेप्ड लोटस शेप्ड बेल नहीं है इसमें। तो इसीलिए स्टेटमेंट 2 भी राइट हो जाएगा। और ये जो सत्यमेव जयते है किससे लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पे जो अबैकस में क्या है, कौन कौन से एनिमल है, बुल है जो हार्डवर्क को दिखाता है, हॉर्स है जो लॉयलिटी को दिखाता है, स्पीड को, एनर्जी को दिखाता है। यहाँ पे जो ये चक्र है उसमें 24 स्पोक्स होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया 2011 अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट हैज द हाईएस्ट सेक्स रेशियो। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आंध्र प्रदेश में। तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से आंध्र प्रदेश का जो सेक्स रेशियो है सबसे ज्यादा है। सेक्स रेशियो का मतलब क्या होता है कि 1000 मेल के रेस्पेक्ट में जितने नंबर ऑफ फीमेल होगी वो होता है सेक्स रेशियो, यानी नंबर ऑफ फीमेल आउट ऑफ 1000 मेल्स, ये होता है सेक्स रेशियो। तो इंडिया का सेक्स रेशियो 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग कितना था, 943 और 2001 में क्या था, 933 था। तो लोएस्ट सेक्स रेशियो हरियाणा का है 877, हाईएस्ट सेक्स रेशियो है केरला का 1084 और इंडिया का ओवरऑल सेक्स रेशियो है 943। और रूरल एरियाज का जो सेक्स रेशियो है 949 है और अर्बन एरियाज का जो सेक्स रेशियो है वो 929 है। अब जो वो सारे स्टेट्स जिसका सेक्स रेशियो हाई है वो कौन कौन से हैं, केरला 1084, पुडुचेरी 1037, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 993, छत्तीसगढ़ 991। तो यहाँ से अगर ये 5 आप लोगों को याद रहेगा तो ऑप्शंस में जो जो ऑप्शंस दिया गया था उसमें से सिर्फ आंध्र प्रदेश ही है जिसका जो कि किसके अंडर में आता है, हाई सेक्स रेशियो के अंडर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वाइडली सेलिब्रेटेड फेस्टिवल ऑफ केरला इज डैश। केरला का सबसे महत्वपूर्ण और व्यापक रूप से मनाया जाने वाला त्योहार है डैश। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 ओनम। तो केरला में
कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं? ओनम, बीसू, त्रिशूल पूरम, अट्टुकल पोंगल और मकरा मकरा बिलक्कू, ये सारे फेस्टिवल मनाए जाते हैं। इसके साथ साथ क्रिश्चियन का भी फेस्टिवल्स होता है, क्रिसमस और ईस्टर, और मुस्लिम का फेस्टिवल होता है रमजान और ईद। यहाँ पे रमजान हो जाएगा, रमजान और ईद। अब ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, जो जो फेस्टिवल का नाम दिया गया है उससे देखेंगे। तो गुड़ी पड़वा है, उगाड़ी है और नुआखई है। यहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया है गुड़ी पड़वा, उगाड़ी और नुआखई। तो उगाड़ी फेस्टिवल है जो आंध्र प्रदेश में सेलिब्रेट होता है, तेलंगाना में होता है और कर्नाटका में होता है। ये तीनों स्टेट्स में उगाड़ी को न्यू ईयर के जैसा मनाया जाता है। उसके बाद है नुआखई और नवखई, ये सेलिब्रेट होता है वेस्टर्न ओडिशा में और छत्तीसगढ़ के सॉर्दर्न पार्ट में सेलिब्रेट होता है। उसके बाद है गुड़ी पड़वा, ये महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है मराठी और कोंकणी हिंदू के द्वारा न्यू ईयर के नाम पे इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45, अंडर which act did the individual members of the executive council have their own portfolio? किस अधिनियम के तहत कार्यकारी परिषद के व्यक्तिगत सदस्यों का अपना पोर्टफोलियो था? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में क्या हुआ था? ये पार्लियामेंट था किसका? यूनाइटेड किंगडम का। ये एक्ट लाया गया था यूके के पार्लियामेंट में इस एक्ट को लाया गया था, जिसमें कि वहाँ पे कैबिनेट को रन किया जाएगा पोर्टफोलियो सिस्टम पे। इस बात को लाया गया। तो पोर्टफोलियो सिस्टम का मतलब है कि हर कैबिनेट का एक अलग अलग अपना मिनिस्टर होगा। तो जिस तरह से अभी होता है कि रेलवे का अलग मिनिस्ट्री और भी अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग मिनिस्ट्री होते हैं, तो उसी तरह से इस पोर्टफोलियो को इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में लाया गया। अब जो ऑप्शन में दिया हुआ है द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, इसके बारे में देखते हैं। तो इसमें क्या क्या लाया गया? इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल को एक्सपैंड किया गया, इनडायरेक्ट इलेक्शंस को लाया गया, और यहाँ पे अलाउ किया गया डिस्कशन को किस मैटर पे? फाइनेंशियल मैटर पे, और क्वेश्चंस एग्जीक्यूटिव से कर सकते हैं उसे भी परमिट किया गया, और इस तरह से इंडियन के पार्टिसिपेशन को बढ़ाया गया इस एक्ट में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 46। In the context of a consumption function for an economy, if MPC equal to 0.6, then what is the likely value of MPS? किसी अर्थव्यवस्था के लिए उपभोग फलन के संदर्भ में यदि MPC 0.6 है तो MPS का संभावित मान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 0.4। तो ये कैसे होगा? तो MPC का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी कि अगर किसी पर्सन का इनकम इंक्रीज करता है तो वो कितना वो अपना जो खर्चा है वो बढ़ाता है उसके रेशियो में, जिस रिस्पेक्ट में इनकम उसका बढ़ रहा है उसके रिस्पेक्ट में कितना वो खर्चा बढ़ाता है, उसी को कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ टू कंज्यूम। तो इसे कैलकुलेट किया जाता है कैसे? एमपीसी कैलकुलेट किया जाता है चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम, ये होता है एमपीसी। यानी इनकम चेंज होने के रेस्पेक्ट में कितना किसी पर्सन का एक्सपेंडिचर बढ़ता है उसके रेशियो को कहते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और इसका जो वैल्यू है वो किसके बीच में रहता है? 0 और 1 के बीच में रहता है इसका वैल्यू। उसके बाद आता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, यानी इनकम इंक्रीज होने पे आप कितना सेविंग इंक्रीज कर रहे हैं उस रेशियो को कहते हैं एमपीएस। तो एमपीएस भी कैलकुलेट होता है कैसे? चेंज इन सेविंग डिवाइडेड बाई चेंज इन इनकम, ये होता है एमपीएस। यानी सेविंग में कितना चेंजिंग आ रहा है आपके इनकम को बढ़ाने से, इसके रेशियो को कहते हैं एमपीएस। इसका भी वैल्यू 0 और 1 के बीच में होता है। तो इस तरह से एमपीसी और एमपीएस को अगर उसका रिलेशन देखेंगे दोनों का सम करके 1 आता है, क्योंकि आप ये बात को तो जानते होंगे कि इनकम जो होता है खुद में कितना होता है? 100% होता है। तो इनकम से ही क्या होता है? इनकम का वैल्यू होता है एक्सपेंडिचर और सेविंग, ये दोनों को मिला के ही इनकम होता है। तो इनकम एक तरह से खुद में 100% है, इसलिए एमपीसी और एमपीएस का वैल्यू क्या होता है? दोनों का सम करने पे 1 होता है। तो यहाँ पे वैल्यू किसका दिया गया है? वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है एमपीसी का, तो
तो MPC का अगर वैल्यू कितना है, 0.6 है, MPC 0.6 है प्लस MPS इक्वल टू 1। तो MPS निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा 0.6 को। तो MPS कितना निकल के आ जाएगा, 0.1 माइनस करेंगे 0.6 तो आ जाएगा 0.4। इसीलिए राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर, 0.4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 47। 6 राइट्स ग्रांटेड बाय आर्टिकल 19 कैन बी सस्पेंडेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ। अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को निम्नलिखित के आधार पे निलंबित किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। 1 और 2 यानी कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे, ये दोनों के टाइम पे क्या किया जाता है, आर्टिकल 19 को सस्पेंड कर दिया जाता है। तो आर्टिकल 19 में क्या आता है, तो आर्टिकल 19 के अंडर में 6 फ्रीडम राइट्स आते हैं। तो इसमें क्या क्या है, ए में है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी में है राइट टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, सी में है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, डी में है राइट टू मूव फ्रीली इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ई में है राइट टू सेटल इन टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसके बाद जी में है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन। तो ये सारे जो फ्रीडम राइट हैं 6 आर्टिकल 19 के अंडर में, ये सारे सस्पेंड हो जाते हैं कब, वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे। तो नेशनल इमरजेंसी है वो उसका आर्टिकल होता है 352। इसके टाइम पे क्या किया जाता है, ये सारे आर्टिकल 19 में जितने भी फ्रीडम राइट हैं ये सारे सस्पेंड कर दिए जाते हैं। कौन से आर्टिकल के अकॉर्डिंग, आर्टिकल 358 के अकॉर्डिंग, जिसमें कि अलाउ करता है स्टेट्स को कि फंडामेंटल राइट जो सिटीजन का है वो एक्सटर्नल इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड कर दिया जाए। ये बोला गया है 358 के 8 में, आर्टिकल 358 में बोला गया है, और 352 में बताता है नेशनल इमरजेंसी के बारे में। और कौन सा राइट है जो सस्पेंड नहीं होता है इमरजेंसी के टाइम पे, ये आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 21 है जो कि सस्पेंड नहीं होता है। तो आर्टिकल 20 में क्या है, ये प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन किसी भी पर्सन को कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस के लिए। अगर यानी कि अगर वो किसी गलत ऑफेंस में यानी कि अगर वो कोई पर्सन है जो कोई गलत काम नहीं भी किया है लेकिन उसे अगर अरेस्ट कर लिया गया है तो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये आर्टिकल 20 होता है। और आर्टिकल 21 में है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 48। इंडिया वोन विच ऑफ द फॉलोइंग मेडल्स इन द 2022 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। भारत ने 2022 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ब्रॉन्ज। तो मेंस एशिया हॉकी कप जो है वो कब फाउंड किया गया, 1982 ईस्वी में। फर्स्ट सीजन हुआ 1982 ईस्वी में, इसका लास्ट सीजन हुआ है 2022 में, और नेक्स्ट सीजन होगा 2025 में। इसमें नंबर ऑफ टीम है 8। मोस्ट रिसेंट चैंपियनशिप जो बना है 2022 के गेम में वो साउथ कोरिया है, इसका 5वां टाइटल है ये, और सबसे ज़्यादा टाइटल भी जीता है साउथ कोरिया, 5 टाइटल। 2022 का जो मेंस हॉकी एशिया कप है उसके देख लेते हैं फैक्ट्स को। तो इसे होस्ट किया है इंडोनेशिया ने, इसमें सिटी कौन सा था, जाकार्ता, और इसका चैंपियन कौन रहा, तो चैंपियन रहा साउथ कोरिया, और इसका रनर अप रहा मलेशिया, और थर्ड प्लेस रहा इंडिया का। यानी कि इंडिया ने कौन सा मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रॉन्ज मेडल इंडिया ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। तो पीडीएफ में मैं सभी जो भी कुछ एडिटिंग का ज़रूरत होता है वो सभी मैं एडिट करके प्रोवाइड करती हूँ, इसलिए इसके लिए आप घबराएं नहीं। यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे फाइनल पोजीशन लिखा हुआ है, तो ये कुछ गलत टर्म है, तो इसे इस तरह कुछ भी जो रहता है एक्स्ट्रा वर्ड्स ये सब वो सब मैं सही करके ही प्रोवाइड करती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 49। हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक द हाउस ऑफ द ब्लू मैंगोज। निम्नलिखित में से कौन
द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज पुस्तक के लेखक हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 डेविड डेविडार। तो डेविडार जो है और भी इन्होंने नॉवेल्स को लिखा है, जिसमें है पहला द हाउस ऑफ ब्लू मैंगोज 2002 में, द सॉलिट्यूड ऑफ इम्प्रेस 2007 में, इथेका 2011 में। और इस ऑप्शंस में जो अरविंद अडिगा है ये एक इम्पॉर्टेंट ऑथर है। इन्होंने कौन से बुक लिखे हैं? तो द वाइट टाइगर लिखा है इन्होंने, जिसके लिए उनको 2008 में मैन बुकर प्राइज मिला है। इसके बाद है लास्ट मैन इन टावर और सिलेक्शन डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। व्हेन एंड वेयर वाज द फर्स्ट विंबलडन टूर्नामेंट हेल्ड? पहला विंबलडन टूर्नामेंट कब और कहां आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 1877 में बर्ल्ड रोड साइड विंबलडन में। तो जो टेनिस टूर्नामेंट है उसका 4 प्रेस्टिजियस गेम खेला जाता है जिसे ग्रैंड स्लैम बोलते हैं। उसमें फर्स्ट है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसके बाद है फ्रेंच ओपन जिसे रोलांड गैरोस भी बोलते हैं, थर्ड है विंबलडन और फोर्थ है द यूएस ओपन। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन कब फर्स्ट टाइम खेला गया? 1905 ईस्वी में। लास्ट टाइम खेला गया है 2024 में। और इसमें सरफेस यूज किया जाता है हार्ड कोर्ट और इसका लोकेशन होता है मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में। और इसे खेला कब जाता है? जनवरी के महीने में। नेक्स्ट है फ्रेंच ओपन जिसे रोलांड गैरोस भी बोलते हैं। फर्स्ट सीजन हुआ 1891 में, लास्ट सीजन हुआ 2024 में। सरफेस कोर्ट होता है इसका क्ले कोर्ट, लोकेशन होता है पेरिस फ्रांस में खेला जाता है और टाइम होता है इसका लेट मई या फिर अर्ली जून में, इस मंथ में खेला जाता है। नेक्स्ट है विंबलडन, इसे फर्स्ट टाइम खेला गया 1877 ईस्वी में, लास्ट सीजन हुआ 2024 ईस्वी में। इसका सरफेस होता है ग्रास कोर्ट्स, लोकेशन होता है लंदन इंग्लैंड में खेला जाता है और इसका टाइम होता है खेलने का जून लेट या फिर अर्ली जुलाई के टाइम पे ये खेला जाता है। और लास्ट है यूएस ओपन, इसमें इसका फर्स्ट सीजन हुआ 1881 ईस्वी में, लास्ट सीजन हुआ 2024 ईस्वी में। सरफेस है इसका हार्ड कोर्ट्स और लोकेशन है इसका न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में ये खेला जाता है। और इसका टाइम है अगस्त, लेट अगस्त या फिर अर्ली सितंबर में इस गेम को खेला जाता है यूएस ओपन को। तो ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया एसएससी स्टेनो 2024 के जीके जीएस के क्वेश्चन विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स। तो मिलते हैं और ऐसे ही वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।